जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों के? आवाज़ तमाम लोगों को आ रही है जी, क्लियर? क्या हाल चाल है जी? बाकी भी आपके सेशन, बाकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं इसी वीक में, तो मसरूफियत वाले दिन आपके अब स्टार्ट हो गए हैं। जी मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, कोई चीज़ है आप लोगों की तरफ से डिस्कस करने वाली, कोई परेशानी, कोई बंदा जो पहले दिन आया हो? जी जी पूछें बिल्कुल। अच्छा जी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि कुछ जो लॉज या रेगुलेशंस हैं उनके एंड पे कुछ स्केड्यूल दिए होते हैं, कुछ फॉर्म्स उन्होंने दिए होते हैं। आई कैप ने एक्सप्लिसिटली अपने सिलेबस में कहा है, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ये आप देख रहे हैं जी, सिलेबस वाली शीट ही मैंने ओपन की है। इसमें आप देखें एंड पे आके उन्होंने क्या लिखा है, ये आखिरी लाइन देखें। वो कहते हैं तमाम नेक्स्ट जो अपेंडिक्स फॉर्म शेड्यूल कुछ भी जो इन रेगुलेशंस के एंड पे दिया गया होता है, वो कहता है एक्सक्लूडेड है, जब तक कि वो एक्सप्लिसिटली उसको इंक्लूड ना करे, स्पेसिफिकली आपको बता ना दे कि ये शामिल है। तो ये जितने भी आपको नेक्स्ट ईयर ये वो सब कुछ दिया है, ये सब कुछ आपके सिलेबस में वहां से आउट है, कुछ भी शामिल नहीं है इसमें। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी नेक्स्ट। जी रोहान, क्लियर है? अच्छा जी, हम कल बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, मैंने कोशिश की थी कि तमाम जो पॉइंट्स है वो मैं कवर कर लूं जो हमने आगे लेके चलने हैं अपना इस पूरे सेशन में, और आपका जो डर खौफ है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की थी। कि सिलेबस हमने देखा था, कुछ पेपर के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह का पेपर भाई क्या पूछ रहा है, और ऑब्वियसली ये चीजें आगे जाके हमने डिस्कस करनी है। तो आज से हमने फॉर्मली अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। उसी मकसद के लिए मैंने ये सिलेबस का आपके सामने ओपन किया है। जो जो लास्ट ग्रिड है हमारी अदर रेलिवेंट लॉज में, इसमें जाके आप देखेंगे 4.1 में वो आपको बता रहा है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस के बारे में। यहाँ पे दो टॉपिक उसने बताए हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस हैं 2019 की लिस्टेड कंपनीज के लिए, और इसी तरह पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए अलग से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल हैं जी। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जो क्लास में हमने डिस्कस करना है। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो क्लास में हमने कवर करना है वो है जी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये सबसे पहले पढ़ने में इसमें कुछ मतलब मकसद होता है कि सबसे पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर ये वो टॉपिक है जिसकी वर्डिंग लॉ वाली नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान अल्फाज में लिखा गया लॉ है। और आप आर्टिकल्स जो लोग कर रहे हैं वहां पे लिस्टेड कंपनीज के जब ऑडिट पे आप जाते हैं तो वहां पे भी आप देखते हैं कि सीसीजी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप चेक करते होते हैं कि क्या कंपनी कंप्लाइंस कर रही है उनकी या नहीं कर रही, तो वहां पे भी आपको इसका फायदा होगा। और तीसरी इसकी इंपोर्टेंस ये है कि ये मस्ट अपीयर टॉपिक है, ये उसने लाजमी आपके एग्जाम में टेस्ट करना है। हम अपने पहले दो लेक्चर्स में ही ये कह सकते हैं कि हम 10 से 15 नंबर का पेपर अपना कवर कर चुके हैं 2 हफ्ते के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी, ये जो पेज मैंने आपके सामने ओपन किया है ये हमारे पास है जी कंपनीज एक्ट 2017। जो कंपनीज एक्ट है हमारे सिलेबस में जो पहली लाइन आइटम उसने शामिल की है, ये कंपनीज एक्ट आपके सामने ओपन है। और इसमें आप देखें सेक्शन का जो रेफरेंस है वो आपको साथ दिया होता है। अगर आपसे आज से पहले आप लोगों ने एक्ट को खोल के नहीं देखा तो सेक्शन का नंबर देता है वो, उसके साथ उसकी हेडिंग देता है और फिर सेक्शन को मेंशन करता होता है। और इससे पहले उसने इसका इंडेक्स भी दिया होता है जिसमें सेक्शन वाइज उसने हेडिंग स्टार्ट में दी होती है। अभी हम लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप कुछ कुछ ऐसा पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनीज एक्ट में कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे उसने हमें बताई हुई है, और किन किन एरियाज के जो सेक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे अलग से चैप्टर वाइज उसने हमें बना के दिए हुए हैं। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 156 है, इसको जब हम देखते हैं तो उसमें उसने कहा है कि जो कमीशन है, और कमीशन की बात जहां पे आएगी इसका मतलब है एससीसीपी। कंपनीज एक्ट में एससीसीपी जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस एंड मैटर्स जो इसके साथ इंसिडेंटल हैं,
और एक बात जो एंड पे आके वो लिखता है, वो कहता है फॉर दोज कंपनीज या क्लास ऑफ कंपनीज इन अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। ये जो वर्ड होता है ना, एज मे बी स्पेसिफाइड, ये लॉ में सबसे बड़ी टर्म है। जो लोग पहली दफा लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि एज मे बी स्पेसिफाइड जहां पे आ जाए, इसके पीछे ये समझ लें एक विंडो है, इस विंडो से या एक डोर है, इस डोर से आप पीछे जाएंगे तो एक अलग से लॉ मौजूद होगा जिसमें जाके उसने कहानी लिखी होगी। तो कंपनीज एक्ट आपको गाइडेंस देता है, कुछ चीजों के बारे में खोल के गाइडेंस देता है, कुछ चीजों के बारे में हल्का सा वो आपको बताता है, और बाकी कहता है आपको अलग से रेगुलेशन इसके ऊपर होंगी। जैसे कल मैंने लॉ में आपको बताया था कि चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं। तो 156 जब हमने पढ़ा तो उसको यहाँ पे आके उसने कहा कमीशन की तरफ से एक कोड डिफाइन किया जाएगा कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज के लिए जिसकी कंप्लायंस जरूरी होगी, और वो होगा एज मे बी स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। जब हम इस स्पेसिफिकेशन पे गए कि कमीशन ने किन कंपनीज के लिए स्पेसिफाई किया है और क्या स्पेसिफाई किया है, तो फिर हमें पता चला कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, ये अब आपके सामने वो डॉक्यूमेंट आ गया है। यहाँ पे उसने सेक्शन का रेफरेंस भी दिया कि 156 के अंडर ये एसआर इशू किया जा रहा है। और आगे अमूमन जो लॉ हम पढ़ेंगे उसमें जो फर्स्ट उसका सेक्शन या फर्स्ट रेगुलेशन होती है उसमें उसका टाइटल दिया जाता है, उसकी इशुएंस के बारे में बताया जाता है। सेकंड जो रेगुलेशन या सेकंड सेक्शन होता है वो डेफिनेशन के बारे में होता है। आप ज्यादातर लॉज में देखेंगे सेक्शन 2 आपको डेफिनेशन के बारे में मिलेगा, उसके बाद आगे उसकी फिर रेगुलर जो कमेंट्री है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सेक्शन 1 में देखिए उसने कहा है जनाब ये जो रेगुलेशन हैं इनका नाम जो हमने रखा हुआ है जी लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन है 2019 की। कि सेक्शन 156 में कंपनीज एक्ट में लिखा था, उन्होंने कमीशन को ये पावर दी थी कि आप कुछ टाइप ऑफ कंपनीज के लिए कोई कोड डिफाइन कर सकते हैं जो इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट या इन एडिशन टू एनी अदर लॉ होगा। जो बातें इस कोड के अंदर लिख दी जाएंगी वो इन कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग इसकी जो आपके सामने हाईलाइटेड है उसी से आपको आइडिया हो गया कि ये टाइप ऑफ कंपनीज कौन सी हैं जिसके लिए ये कोड डिफाइन किया गया। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज है। अदर देन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यही पे एक बात अपने पास नोट कर लें, हमने जो लॉ पढ़ना है इसमें मैक्सिमम लॉ जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। जो हमारे सिलेबस में चीजें शामिल हैं, बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे। यानी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आए और वो अनलिस्टेड कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हो तो वहां पे एक आसानी ये हो जाती है कि बहुत सारे लॉ हमारे वैसे ही वहां से आउट हो जाते हैं, हमें पता होता है कि ये फला टॉपिक तो वैसे निकल गया, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये उनमें से पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो एसईसीपी की तरफ से इशू किया गया, और ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन लिस्टेड कंपनीज। इसकी हेडिंग में उन्होंने लिस्टेड कंपनी का वर्ड यूज कर दिया तो हमें क्लियर हो गया कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। अब हम जाते हैं इस लॉ में, इसमें देखते हैं कि वो क्या क्या रहा है, लिस्टेड कंपनीज को क्या क्या कुछ करना होगा इस कोड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बता रहा है कि जो रेगुलेशन है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रेगुलेशन है ये अप्लाई होगी लिस्टेड कंपनीज पे, और क्या इनकी बेस होगी होता है कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच। इससे पहले भी ये इशू हो चुका है, 2012 में कोड एक इशू हुआ था, फिर उसको चेंज करके 2017 में नया आया, फिर 2017 वाला खत्म करके 2019 में उन्होंने नया इशू किया। तो अभी तक ये 2019 चल रहा है, आने वाले 6 महीने 1 साल में इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आएंगी और नया कोड इशू किया जाएगा कुछ नई चीजों के साथ, और कुछ पुरानी चीजों को इसमें से वो डिलीट करेंगे जी। तो जो 19 वाला कोड है जो भी एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज पे, इसको वो कहते हैं आपने जो अप्लाई करना है ये होगा कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच पे। कि इन रेगुलेशंस की या तो कंप्लायंस करें, अगर कंप्लायंस नहीं कर रहे तो फिर एक्सप्लेन करें कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आप इस फला फला रेगुलेशन की कंप्लायंस नहीं कर सकें। और कुछ एक्सेप्शन इसमें, यानी कि इस अप्रोच से हटके कुछ रेगुलेशन ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं। मतलब 2 क्लासेस अब आपकी बन गई। मैंडेटरी जो रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेशंस होंगी जिनको आपने कंप्लाई करना ही करना है, वो फर्ज हो गई आपके ऊपर। उसमें अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सप्लेन करके जान नहीं छूटेगी, आपको फाइन पे करना पड़ेगा, सजा होगी। जो नॉन मैंडेटरी रेगुलेशंस हैं उसमें वो कहता है कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच पे चले जाएं कि उनकी कंप्लायंस कर लें। अगर आप कंप्लायंस कर पा रहे हैं वो कर लें, नहीं कंप्लायंस कर पा रहे तो फिर एक्सप्लेन कर दें आप कि किस वजह से आप उनकी कंप्लायंस नहीं कर सके हैं। और वो कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि वो इस अप्रोच को वाइजली यूज करें ताकि जो एक्सप्लेनेशन देना है उन्होंने वो रीजनेबल हो, जस्टिफाइड हो, लॉजिकल हो। क्लियर है जी, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा जी, अब आते हैं डेफिनेशंस पे। इसमें ऑब्वियसली जो लॉ हम पढ़ रहे होते हैं सारी की सारी चीजें या सारी की सारी डेफिनेशंस हमारे लिए वहां पे रेलेवेंट नहीं होती हैं। एनेक्जल का मतलब वो कहता है जो इसके साथ हमने एंड पे आपको दे दिया है। कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच जो मैंने अभी आपको डिफाइन की है, एक्सप्लेन की है कि डिस्क्रिप्शन है कंपनी की नॉन मैंडेटरी जो प्रोविजन है उनके बारे में कि आप या उनको कंप्लाई कर लें या आपने कोई अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है कि कौन सी ऐसी रुकावट थी जिसकी वजह से हम इनको फॉलो नहीं कर सके इस साल में। प्रोविजंस कौन सी मैंडेटरी हैं और कौन सी नॉन मैंडेटरी हैं वो भी हम जाके देखते हैं। मैंडेटरी के बारे में वो कहता है ये वो रेगुलेशंस हैं, ये वो प्रोविजंस हैं जिनको आपने बड़ी सख्ती से कंप्लायंस इनकी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी अंडर रेगुलेशन 37 में जाते हैं तो जाके पता चलता है कि वहां पे उसने एक अलग हमें कंपनी एक्ट के फला सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है जिसके अंदर उसने सजा आपको बताई है और कुछ फाइन आपको बताया हुआ है। जो वहां पे जाके हम देखते हैं तो पता चलता है कि तकरीबन कोई 5 मिलियन तक का फाइन है अगर मैंडेटरी रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं करेंगे। अब आते हैं जी प्रॉपर हम रेगुलेशंस की तरफ। देखें कितनी आसान आसान बातें आपके सामने उसने लिखनी है, आपने सिर्फ इनको पढ़ना है, कुछ चीजों को याद करना है, कुछ को सिर्फ पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो अमूमन ईजी होता है, पास करवाने वाला क्वेश्चन होता है, और 12 से 15 मार्क्स तक का होता है, उससे कम का क्वेश्चन यहाँ से नहीं टेस्ट करता हूँ।
पहली रेगुलेशन में वो क्या बता रहा है, वो कहता है, अब रेफरेंस अब देखिए, अब क्रॉस लिंकिंग होगी, जिस तरह हम सेक्शन 156 से उठ के इधर कोड में आए, अब कोड में जगह जगह पे वो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस का रेफरेंस देगा कि आधी बात मैंने वहां पे लिखी है, उसका मैं मजीद एक्सप्लेनेशन आपको इस कोड के अंदर आके दे रहा हूँ। वो कहता है सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 155 ऑफ द एक्ट, इट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी प्रोविजन, जहां पे मैंडेटरी प्रोविजन है, यहाँ पे उसने बोल्ड करके मैंडेटरी का वर्ड लिखा है। वो कहता है मैंडेटरी है कि कोई भी बंदा जिसको आप इलेक्ट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी का या अल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पे, वो एट अ टाइम 7 लिस्टेड कंपनी से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। हम इस पूरी प्रोविजन को पढ़ने से पहले उस सेक्शन को देख लें जिसका वो रेफरेंस दे रहा है कि सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 155। ये सेक्शन 155 आपको क्या बता रहा है? सेक्शन 155 देखें कंपनीज एक्ट का आपके सामने, इसमें उसने कहा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में। और ये बड़ी एक अजीब सी बात होती है जो लॉ में होती है कि आपको कंपनीज एक्ट को वो डेली बेसिस पे चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल रख देते हैं, एज में भी स्पेसिफाइड लिख के, और रेगुलेशन इशू कर देते हैं ताकि कल को चेंज करना हो तो सिर्फ रेगुलेशंस को चेंज करें, कंपनीज एक्ट अपनी जगह पे मौजूद रहे। अब यहाँ पे देखें कितनी मजे की बात है कि आधी बात यहाँ पे लिख रहा है और आधी जाके कोड में लिख रहा है। और वो आधी क्या है जी? वो कहता है जी इस एक्ट के अप्लाई होने के बाद जब कमेंसमेंट हो गई इस एक्ट की, तो कोई भी बंदा, नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर एट द सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड। वो ये नंबर यहां पे भी मेंशन कर सकता था, वो कह देता कि इन मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज, उसने ऐसी बात नहीं की। वो कहता है इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड, और ये स्पेसिफाई कहां पे किया? उसने जाके उस कोड के अंदर जो भी हम साथ पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसने वहां पे जाके इसको मेंशन किया। और यहां से हम उठ के वहां पे गए, वहां पे भी हमने देखा उसने ये नंबर फिक्स किया जी 7, और ये लिस्टेड कंपनीज है। एक बंदा किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 7 लिस्टेड कंपनीज से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर नहीं होगा। अब उसकी एक्सेप्शन कहां दे रहा है? वहां पे उसने नंबर बताया, एक्सेप्शन उसकी यहाँ पे बता दी। फिर कहता प्रोवाइडेड दैट, ये जो लिमिट है जो आपने वहां पे जाके पढ़नी है कोड में, इट शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप इन अ लिस्टेड सब्सिडरी। अगर कोई बंदा किसी लिस्टेड सब्सिडरी के अंदर डायरेक्टर है तो उसको हम नंबर में शामिल नहीं करेंगे। अब उससे भी हैरत वाली बात क्या है, सब सेक्शन 2 में आए तो यहाँ पे आके उसने वो नंबर डिफाइन कर दिया। वो कहता है पर्सन होल्डिंग पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 कंपनीज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो कंप्लायंस करेगा जी विद इन 1 ईयर। अगर 7 से ज्यादा कंपनीज के अंदर वो डायरेक्टर है तो उसकी कंप्लायंस करेगा, 1 साल के अंदर अंदर उसको डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी, और फिर जो कैजुअल वैकेंसीज राइज होगी वो 90 दिन के अंदर अंदर कंपनीज फिल करेंगी जो लिस्टेड कंपनीज है। अब इन दोनों सेक्शंस को मिला के पढ़ेंगे, ये जो सेक्शन 156 है, 155 और आपकी ये रेगुलेशन 3 है, तो हमें बात क्लियर होती है कि वहां पे उसने कहा सच नंबर ऑफ कंपनीज, यहाँ पे आके उसने बताया कि नॉट मोर देन 7 लिस्टेड कंपनीज एट अ टाइम, 7 से ज्यादा कंपनीज के अंदर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब जो एक्सेप्शन है वो फिर वहां पे जाके दी इसकी, और एक्सेप्शन क्या दी कि अगर एक बंदा 7 लिस्टेड कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है, वो इससे आगे कुछ किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर बनना चाहता है और वो लिस्टेड कंपनी है, तो लिमिट उसके ऊपर लग गई है, अब वो किसी और में नहीं बन सकता। हाँ, अगर जिस कंपनी में वो बनना चाहता है वो कंपनी इन 7 लिस्टेड कंपनीज में से किसी की लिस्टेड सब्सिडरी है तो डायरेक्टर बन सकता है। और याद रखना है ये लिस्टेड कंपनीज की लिमिट की बात हो रही है, अदर देन लिस्टेड कंपनीज में वो डायरेक्टर हो सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है जी? फॉलो किया बात आपने? एक बात बताई है उसने, और सिंपल सी बात बताई है, लेकिन चूंकि आधी बात कंपनीज एक्ट के अंदर कर दी, आधी कोर्ट के अंदर आके कर दी, तो हमारे लिए परेशानी हो जाती है दोनों को इकट्ठा पढ़ना। तो हमारा मकसद यहाँ पे बैठ के इन दोनों को इकट्ठा करना है, कोई बहुत मुश्किल टेक्निकल बात नहीं है। नंबर वही है कि 7 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर होगा, 7 से ज्यादा में हो सकता है। अगर कोई कंपनी मतलब 8 लिस्टेड 9 कंपनीज 10 लिस्टेड कंपनीज में हो सकता है, लेकिन 7 से ऊपर जितनी कंपनीज है वो फिर इन्हीं 7 में से किसी की सब्सिडरी होनी चाहिए, किसी एक की या एक से ज्यादा की। तो लिस्टेड सब्सिडरी अगर है, अगर एक पेरेंट कंपनी लिस्टेड है और उसकी सब्सिडरी लिस्टेड है, इन दोनों में ये डायरेक्टर है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्टरशिप सिर्फ एक ही नंबर काउंट होगा, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। जी भाई साहब, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, अगली बात वो कह रहा है, वो कहता है कि ये जो लिमिट है डायरेक्टरशिप की, ये इफेक्टिव होगी जब बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इसकी जो करंट टर्म है उसके पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब ये कोड आया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ कंपनीज में डायरेक्टर होंगे जो 7 से ज्यादा में भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में उन्होंने कहा था कि बोर्ड, अगर आपके बोर्ड में वो डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं तो करंट टर्म उसके बोर्ड की चलने दें, बोर्ड को जो रिकॉन्स्टिट्यूट करना है आपने वो इसकी करंट टर्म की बात करें। ये बात अब प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो गई है जब ये कोड को आए हुए अब 3 साल से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस स्टेट पे मौजूद थे वो अब उनकी टर्म खत्म होकर नए बोर्ड बन चुके होंगे, इसलिए ये बात अब आपकी इनइफेक्टिव हो गई है। इसी के बारे में मैं कह रहा था कि ये लॉ ऑन करीब आपका चेंज होने वाला है। अगली बात बड़ी आसान सी जेनेरिक सी बात कर रहा है, डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है। अब ये सारा जो पोर्शन चल रहा है ना सीसीजी के अंदर, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करता है। पहला टॉपिक उसने बोर्ड के बारे में स्टार्ट किया है, चैप्टर 2 है, जिसमें वो बात कर रहा है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की, जिसको हम पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का बता दिया, अब बोर्ड की कंपोजिशन पे वो आ रहा है। वो कहता है बोर्ड जो है आपका, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के अंदर बैठेंगे, ये ऐसा ना हो कि ये तमाम लोग एक ही जैसे बैठे हो, वहां पे डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट, जो कोर कॉम्पिटेंसी चाहिए इस कंपनी को चलाने के लिए, वो कॉम्पिटेंसी वाले लोग हों, उनके पास वो स्किल्स भी मौजूद हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। ऐसे ना हो कि लिस्टेड कंपनी है, सारे फैमिली के आपने बंदे साथ के साथ, या जितने भी डायरेक्टर हैं वो आपने बिठा दिए हैं एक ही जगह पे, और डाइवर्सिटी को बोर्ड के अंदर है ही नहीं आपकी। तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उन लोगों के पास।
अगर आईटी से रेलिवेंट कंपनी का बिजनेस है तो आईटी वाले लोग उसके बोर्ड के अंदर आपको नजर आए। अगर आपका कोई टेक्सटाइल वाला है तो टेक्सटाइल वाले लोग नजर आए, पता चले कि कंपनी आईटी की है और बैठा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सारे डेंटिस्ट हैं, तो कंपनी कैसे चलेगी? जी हम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंपनीज एक्ट में उसने कहा था कि जो लोग 7 से ज्यादा कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हैं उनको ये कंप्लायंस करनी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर। जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे उसने बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की है कि ये जो लिमिट डायरेक्टरशिप पे लगाई है ये इफेक्टिव होगी जब बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उसकी करंट टर्म के बाद। कि कोई ऐसी सूरत हाल आ गई कि ये कोड जब आया और 7 का नंबर बताया और इस कंपनी में तमाम के तमाम हमारे डायरेक्टर ऐसे बैठे थे जो मोर देन 7 में थे, तो उस सूरत में पूरे का पूरा बोर्ड आपको खत्म करना पड़ेगा। वो कहता नहीं, फिर आप करंट टर्म उसकी पूरी करें, उसके बाद जो अगली टर्म है उसमें आपने इसकी कंप्लायंस करनी है और रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी है आपने। क्लियर है जी? अच्छा जी, आगे उसने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात की है। और अब देखिए मजे की बात, जो फर्स्ट रेगुलेशन थी उसमें उसने मैंडेटरी वाली बात की थी। डाइवर्सिटी में आके कोई मैंडेटरी वाली बात नहीं कर रहा है। इसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में भी उसने मैंडेटरी वाली बात नहीं की है। वो कहता है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं, को 1%, 2%, को 0.1%, थोड़े थोड़े शेयर रख के जो बैठे होते हैं, वो कहता है इनको भी आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है बोर्ड में। और आपने ऑब्वियसली फिर हर बंदा उम्मीदवार होगा तो एज अ क्लास इसको आपने रिप्रेजेंटेशन देनी होती है कि जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं इनको एक ही क्लास के तौर पे रिप्रेजेंटेशन दे दें। और उसके लिए आपने इनको फैसिलिटेट करना है। जब डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे ना उसमें आपने इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बंदा आएगा उसको कुछ फैसिलिटेट करना है, आपने बाकियों से बढ़ के कोई सहूलत देनी है। और वो क्या सहूलत है? वो कहते हैं कि जो बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए कंपनी क्या करेगी? जो अंडर सेक्शन 159 कंपनीज एक्ट का है, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर को डिस्कस करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। तो उस सेक्शन के तहत जो नोटिस भेजना होता है कंपनी ने अपने मेंबर्स को, जिसमें कैंडिडेट्स की डिटेल भेजी जाती है कि ये कैंडिडेट्स हैं जिनको आपने आके वोट देने हैं, उसके साथ वो कहते हैं कि इस कैंडिडेट की तरफ से एक स्टेटमेंट भी भेजी जाएगी जिस स्टेटमेंट के अंदर ये लिखेगा कि मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आप अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं या आप चाहते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में हो तो मुझे वोट देकर कामयाब करें। ये जिस तरह इलेक्शन की मुहिम चलती है ना पूरी, बिल्कुल उसी तरह की ये स्टेटमेंट ये बंदा वहां पे देगा। और इसकी जो स्टेटमेंट है, जो कैंडिडेट है वो देगा कंपनी को, और कंपनी ये स्टेटमेंट उस नोटिस के साथ अपने मेंबर्स को भेजेगी ताकि मेंबर्स को पता हो इस लिस्ट में फलां बंदा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। फिर इस बंदे को, ये जो उम्मीदवार है, इसको मेंबर्स के बारे में और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इस कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की तरफ से। और लास्ट में वो कहते हैं जनाब ये कैंडिडेट अगर रिक्वेस्ट करे तो कंपनी अपनी तरफ से इस नोटिस के साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म अटैच करके भेजेगी। और ये एडिशनल प्रॉक्सी फॉर्म है, उसने ये बड़ी मजे की बात की है कि कॉपी ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म जाएगी ड्यूली फिल्ड इन बाय सच कैंडिडेट। अब यहां तक उन्होंने कहा फैसिलिटेट करना है नोटिस के साथ। एक तो प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी नोटिस के साथ भेजती होती है, जो खाली प्रॉक्सी फॉर्म होता है मेंबर ने आगे से फिल करके अगर किसी और को प्रॉक्सी भेजना है तो फिल करके भेज देता होता है। ये कैफ लेवल में हमने चीजें प्रॉक्सी वाली पड़ी हुई है। एक वो कहते हैं एडिशनल प्रॉक्सी फॉर्म भेजेंगे जिसमें ये कैंडिडेट अपने क्रेडेंशियल्स लिख के भेज देगा और मेंबर्स को कहेगा आप सिर्फ प्रॉक्सी फॉर्म को साइन करके भेज दें। आपके साइन का मतलब ये होगा कि मैं आपकी प्रॉक्सी अपॉइंट हो गया हूं। अब आपको इस मीटिंग में मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आपके वोट का राइट मैं यूज करूंगा और ऑब्वियसली आपके वोट का राइट मेरे पास आएगा तो मैं अपने लिए यूज करूंगा और मैं डायरेक्टर इलेक्ट हो जाऊंगा। तो ये 3 सहूलतें आपने उसको देनी है। एक, इसका आपने उन मेंबर्स को प्रोफाइल भेजना है, जो स्टेटमेंट इसकी तरफ से है वो भेजनी है। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन इस बंदे को चाहिए मेंबरशिप के बारे में, मेंबर्स और शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में, वो आपने उसको देनी है। और तीसरे नंबर पे आपने एक ड्यूली फिल्ड प्रॉक्सी फॉर्म भी उस नोटिस के साथ भेज देना है ताकि जो मेंबर इसको अपॉइंट प्रॉक्सी करना चाहे वो फॉर्म फिल करके अपना साइन करके वापस आपको भेज दे। क्लियर है जी? अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की सबसे अहम रेगुलेशन पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है वो है जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने लोग हैं आप में से जो कैफ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ के आए हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं कंपनी में? हाँ जी, कोई आइडिया है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जनाब, एक तो इसके ऊपर अलग से टॉपिक हमारा शामिल है। हमने इंशाल्लाह जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ही डायरेक्टर्स के बारे में। जब हमने स्टार्ट किया है तो आने वाले 1-2 हफ्तों में सारा डायरेक्टर्स वाला एरिया हम कवर कर चुके होंगे, तो इंशाल्लाह चीजें, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल कंप्लीट होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जी जिसका दूर दूर तक भी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और ये चंद मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करते हो तो उन स्पेसिफिक लोगों में से आपने को बंदा लेना होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। और इसके बिठाने का यहाँ पे मकसद होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है कंपनी को। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा। इसको बिठाने का मकसद ये है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसी के अंदर हमने ये टॉपिक कवर कर लेना है। आपके सिलेबस में उन्होंने शामिल किया हुआ है, तो वहां पे जाके हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। यहाँ पे हमें वो कंपोजिशन में बता रहा है। वो कहता है कि ये मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के लिए, मैंडेटरी प्रोविजन है कि कम से कम इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 या 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब उसने ज्यादा से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको इनकरेज किया है। कहता कम से कम तो 2 आपके बोर्ड में होने ही चाहिए, या अगर आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा है, टोटल आपका बोर्ड का साइज ज्यादा है, तो उसका 1/3 जो टोटल साइज का है वो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाजमी होने चाहिए। इंडिपेंडेंट इससे कम नहीं होंगे, ये मैंडेटरी आपके ऊपर। और फिर
अगर आप डिवाइड करते हैं, ये जो वन थर्ड वाली उसने बात की है, वन थर्ड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, अगर आप डिवाइड करते हैं और जवाब आपका आ जाता है जी फ्रैक्शन में, कि आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे 7, आपने 3 पे डिवाइड किया, उसका आंसर आपके पास आ गया जनाब 2 पॉइंट समथिंग। आपके टोटल डायरेक्टर्स थे 8, आपने 3 पे डिवाइड किया, वन थर्ड उसका लिया, तो 2.66 के करीब आ गया। वो कहते हैं अब आप 2.66 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं हो सकते ना, कि ये इंडिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट नहीं भी है, तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ले लेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उस सूरत में आपको किसी तरफ इसको राउंड करना पड़ेगा, या राउंड अप करेंगे या राउंड डाउन करेंगे। और अगर आप राउंड अप कर देते हैं इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कहता है हम खुश होंगे इस बात पे। लेकिन अगर आप राउंड अप नहीं करते और इसको राउंड डाउन कर देते हैं कि 2.6 बन रहा था, आपने 3 की बजाय 2 रख लिए, कि फ्रैक्शन को आप नीचे ले गए, तो इस बात को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीजन इसकी बतानी पड़ेगी कंप्लायंस रिपोर्ट में, कि जो फ्रैक्शन थी वन थर्ड नंबर की, इसको हमने राउंड अप एज 1 क्यों नहीं किया, हम राउंड डाउन क्यों लेके आ गए, राउंड अप क्यों नहीं किया। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में ये होगा। तो आपने ये देखना है कि जब आप इसको वन थर्ड लें और फ्रैक्शन में आए, तो कोशिश करें इसको राउंड अप करें और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नंबर फिर उस हिसाब से रखें, अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक्सप्लेन कहां पे करना है आपने, कंप्लायंस रिपोर्ट में। लिस्टेड कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी बनती होती है। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में प्योरली आप बता ये रहे होते हैं कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपने कितनी कंप्लायंस की है, और अगर कंप्लायंस नहीं की है तो उसके एक्सप्लेन करेंगे आप, जो कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच वाली प्रोविजन थी, तो उस कंप्लायंस रिपोर्ट में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है जी। फिर आगे उसमें दोबारा से बात की है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इलेक्ट करने के लिए बोर्ड को आप रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट टर्म, कि जो करंट टर्म अभी चल रही है, जब ये कोड आपका अप्लाई हुआ था, उसकी मैक्सिमम टर्म तक आपने वेट करना था। उसके बाद जब भी नया बोर्ड बनना था उसमें आपने इंडिपेंडेंट शामिल करने थे। अब चूंकि तमाम कंपनीज के बोर्ड इन रेगुलेशंस के आने के बाद नए बन चुके हैं, तो हर जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के इस नंबर वाली शर्त को पूरा कर रही है कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ही उसने दूसरी बात की है, वो कहता है कि ये मैंडेटरी है। एक तो उसने नंबर बता दिया, अब ये जो नंबर उसने बताया है ना आपको, 2 और वन थर्ड विच एवर इज हायर, ये याद करना है आपने। इसके लिए आपको किताब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, कि पेपर में आपके सामने सवाल आए और हमें पता ना हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए थे लिस्टेड कंपनी में। इस तरह की चीज के लिए किताब नहीं खोलनी है, हमें पता होनी चाहिए इस तरह की चीज। ऊपर हम पढ़ के आए 7 लिस्टेड कंपनीज वाली जो बात की है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप की, ये याद होनी चाहिए। तो हमने लॉ को जो पढ़ना है वो क्रैमिंग, अंडरस्टैंडिंग प्लस जो हमने बुक के ऊपर रिलाय करना है किन किन चीजों के लिए करना है, ये तमाम आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो हमारे लिए आसान होगा इस पेपर को पास करना। तो ये चीजें आपकी याद करने वाली है, ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो हमारे पास इतना टाइम जाया करने के लिए वहां नहीं है कि हम इन चीजों के लिए किताब को खोलें। अगली चीज वो क्या कह रहा है, वो कहता है क्या मैंडेटरी है, वो कहते हैं मैंडेटरी है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब हैं वो अपनी एक कॉन्सेंट सबमिट करवाएंगे कि वो डायरेक्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं, एग्री है, और दूसरा कंपनी को डिक्लेरेशन देंगे कि वो क्वालिफाई भी करते हैं क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, उतारा नोटिफाइड अंडर द एक्ट। जब हम कंपनीज एक्ट में जाएंगे ना, उसका एक सेक्शन है 166, अभी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। वहां पे जाके इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया वो बताता है, और वहां पे भी जाके वो बात करता है एज मे बी स्पेसिफाइड। जब एज मे बी स्पेसिफाइड पे जाते हैं तो उसकी भी अलग से रेगुलेशन मौजूद है, इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, सिलेबस का पार्ट है। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब आएंगे ना, इन्होंने एक डिक्लेरेशन कंपनी को देनी है कि मैं इंडिपेंडेंस का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता हूं, मैं इंडिपेंडेंट ही हूं कंपनी के लिए। और कैसे इंडिपेंडेंट हूं, ये सेक्शन 166 में हम देखेंगे कौन बंदा इंडिपेंडेंट होता है और कौन इंडिपेंडेंट नहीं होता कंपनी के लिए। और ये डिक्लेरेशन वो कहते हैं वो सबमिट करेगा चेयरमैन को, जब बोर्ड आपका बन गया उसके बाद जो पहली मीटिंग हुई है उसमें जो आपके बोर्ड का चेयरमैन है उसको इसने सबमिट करवाना है, डिक्लेरेशन सबमिट करवानी है, बताना है कि जी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। लिस्टेड कंपनी के लिए उसने फीमेल डायरेक्टर का होना भी लाजमी करार दिया है। वो कहते हैं कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 154, सेक्शन 154 में भी उसने बताया कि कंपनीज को हम इनकरेज करते हैं कि एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन दें आप। उसने कहा लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि बोर्ड के अंदर कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ करंट टर्म, के जो करंट टर्म के बाद। ये बात अब जगह जगह पे लिखी जाएगी, करंट टर्म वाली इसको हमने इग्नोर कर रहा है। बात मकसद क्या समझने का यहाँ पे, कि एक फीमेल डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड पे लाजमी होनी चाहिए। और आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको लाजमी एक या एक से ज्यादा खवातीन उनके बोर्ड पे बैठी नजर आएंगी। ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने डिस्करेज करने के लिए किया कि खवातीन को भी हकूक मिलने चाहिए और उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और बड़ी कामयाब खवातीन डायरेक्टर बीओडी में बैठी हुई है लिस्टेड कंपनीज के, बड़ी एक्टिव डायरेक्टर्स होती हैं वो वहां पे। तो एक फीमेल डायरेक्टर होनी लाजमी है जी लिस्टेड कंपनी के लिए। अब हम आते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर पे। उसने जिस तरह ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात की है, अब वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर का बता रहा है, और यहाँ पे भी उसने कहा मैंडेटरी है। और मैंडेटरी क्या है कि जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है ना, इंक्लूडिंग चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी आपका एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है। अब ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते कौन है, सबसे पहले जैसे मैंने इंडिपेंडेंट का हल्का सा आपको बताया कि उनका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कंपनी से कोई सैलरी नहीं ले रहे होते, डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होते, सिर्फ बीओडी का पार्ट होते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। ये जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर साहब होते हैं ना, इसका जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि ये कंपनी के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, उसके डे टू डे ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहा होता है, कोई डायरेक्टर के अलावा भी कोई डेजिग्नेशन संभाला होता है, किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा होता है। जैसे चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है, ये कंपनी का सीईओ साहब कंपनी के लीडर होते हैं, सबसे ज्यादा कंपनी के मामलों को यही देख रहे होते हैं। तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर वो होता है जनाब जो कोई रेम्यूनरेशन ले रहा है कंपनी से, वो कंपनी के कॉर्पोरेशन का पार्ट बन रहा है, किसी डिपार्टमेंट को देख रहा है और साथ में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठा है। तो ये जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर साहब है, इनके नंबर उसने बताए हैं। वो कहता है कि मैंडेटरी है कि जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है इंक्लूडिंग सीईओ शैल नॉट बी मोर देन वन थर्ड ऑफ द बोर्ड, ये बोर्ड के वन थर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसको देखें गौर से और फिर इंडिपेंडेंट वाली बात देखें, वहां पे उसने क्या कहा था कि वन थर्ड से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं।
मतलब इंकरेज कर रहा था कि इंडिपेंडेंट आप ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड नॉट बी मोर देन वन थर्ड ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे वो डिस्करेज कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव के नंबर को आपने बीओडी के अंदर कम से कम रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव बंदा वो है जो कंपनी से बेनिफिट्स ले रहा होता है, कंपनी में इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है। तो वो जब बोर्ड में बैठेगा तो उसके बहुत सारे डिसीजन बायस्ड होंगे, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए डिसीजन कर रहा होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव समेत, ये वन थर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कंप्लायंस के अंदर आपने जब जाना है, वहां पे आपने राउंड अप अगर नहीं किया था तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ा था, और यहाँ पे अगर आप राउंड अप करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट में बिल्कुल उलट बात की है उसने। वहां पे मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वन थर्ड कहा था, यहाँ पे मैक्सिमम वन थर्ड का है। वहां पे अगर आप राउंड अप नहीं कर रहे थे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ा था, यहाँ पे अगर आप राउंड अप कर रहे होंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है जी? और आगे जाके उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एक्सप्लेन भी कर दिया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या हो, कहता है वो डायरेक्टर जो अपना होल या सब्सटेंशियली द होल टाइम अपना जो है वो कंपनी को डिवोट कर रहा हो, कंपनी के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रहा हो, इसको लेके जो उसका जिस कंपनी का वो डायरेक्टर है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के केस में उसने नंबर आपका मैक्सिमम वन थर्ड रखा है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में उसने जो आपका नंबर है वो मिनिमम वन थर्ड रखा है, टू और वन थर्ड विच एवर इज हायर। तो ये अब कॉम्पोजिशन आपको बता रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी नंबर होंगे वो आपके सामने इतने इतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इतने एग्जेक्टिव होने चाहिए। दोनों के केस में उसने आपको मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिटेशन बताई है। अगली बात बड़ी आसान सी बता रहा है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के बारे में। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड के ऊपर जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन लिखा गया है वो है सेक्शन 192। और सेक्शन 192 में हम जब जाके उसको पहले 192 को देख लें कि 192 आपको क्या बता रहा है। अच्छा जी, तो सेक्शन 192 कंपनीज एक्ट का है, वो चेयरमैन इन लिस्टेड कंपनी की बात करता है। वो कहता है तो बोर्ड है लिस्टेड कंपनी का, जैसे ही बोर्ड की इलेक्शन होंगे और बोर्ड अपना कंप्लीट होगा सारा उसका इलेक्शन वाला सिलसिला, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते ही सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन अपॉइंट करते होते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन हम चीफ एग्जीक्यूटिव में देखेंगे। यहाँ पे चेयरमैन का बता रहा है कि विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन जो बीओडी है उन्होंने अपॉइंट करना है चेयरमैन, और ये चेयरमैन होना चाहिए फ्रॉम अमंग द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से कोई बंदा होना चाहिए जिसको आपने चेयरमैन बनाना है, और ये ऑब्वियसली बोर्ड की जितनी टर्म है उतना ही होल्ड करेगा। 3 साल होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टर्म, तो 3 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा। और बोर्ड ने क्लियरली चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिफाइन कर देते हैं। आगे वो कहता है कि कमीशन स्पेसिफाई कर सकता है वो क्लास ऑफ कंपनीज जिसके लिए चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सेम इंडिविजुअल नहीं होंगे। हमने दो बातें पढ़ी हैं, एक फर्स्ट पैराग्राफ में और एक उसमें बड़ी बोल्ड करके बात लिखी है। मुझे इन दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आप बता सकते हैं? आपके सामने दोनों बातें लिखी हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसने कहा है कि चेयरमैन होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से इतने दिन में अपॉइंट करना है, और नीचे आगे बता रहा है कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज डिफाइन कर दी जाएंगी जिसमें चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो शेल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। क्या ख्याल है? कोई मसला नजर आ रहा है आपको इन दोनों बातों में? जी, एनीवन? एग्जैक्टली। चीफ एग्जीक्यूटिव तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव होता है, और उसने चेयरमैन के बारे में कहा कि ये होगा ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो आपका हो ही नहीं सकता चेयरमैन। तो ये जो बड़ी बोल्ड करके उसने अपनी तरफ से इंपोर्टेंट बात लिखी थी,
इसकी जरूरत ही नहीं थी उसको लिखने की। हमें ऑलरेडी पता था कि चीफ एग्जीक्यूटिव और जो चेयरमैन है ये सेम नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि उसने स्पेसिफाई करनी थी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज, तो कोड में आके वो ये बात बताता आपको कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट जो दोनों बंदे हैं ये होने चाहिए। तो जब हम आते हैं कोड में, यहाँ पे चेयरमैन की क्या बात कर रहा है, वो कहता है चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी के हैं शेल नॉट बी द सेम पर्सन, ये सेम नहीं होंगे। और जो चेयरमैन आपने इलेक्ट करना है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन 192 और इन रेगुलेशन के अंदर आपको बता दी गई है। अब देखिए छोटी छोटी बातें आ रही हैं याद रखने वाली, कि आपको उसने इंडिपेंडेंट का एक नंबर बताया, फिर उसने आपको फीमेल डायरेक्टर के बारे में बताया, फिर उसने एग्जीक्यूटिव का नंबर बताया। अब यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्म का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हो, आपने पूछे हैं, वो बोर्ड की कॉम्पोजिशन के बारे में आपसे पूछ सकता है। वो आपके सामने बोर्ड की कॉम्पोजिशन रखेगा, सबके सामने डायरेक्टर्स का बताएगा कि ये एग्जीक्यूटिव है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये इंडिपेंडेंट है। आपसे फिर वो फैसला करवाएगा कि बताएं ये कॉम्पोजिशन ठीक है या इसमें कोई अगर एरर है तो बताएं मुझे। इससे आगे जाके कुछ कमिटीज भी बनी है बीओडी की, उसमें भी कॉम्पोजिशन बताता हूँ, मिक्स करके भी पूछ सकता है। तो इसलिए ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है। आपको ये नंबर याद होने चाहिए, इंडिपेंडेंट का क्या नंबर उसने रखा है, एग्जीक्यूटिव का क्या नंबर उसने रखा है, फीमेल कितने चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन डिफरेंट होने चाहिए। ये चीजें आपको पता होंगी, इस क्वेश्चन के लिए आपको फिर बुक खोलनी नहीं पड़ेगी। आगे बोर्ड की ही बात को बढ़ा रहा है वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर और मीटिंग्स के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बोर्ड की और इसके मेंबर्स की। सेक्शन 183 हमें बड़ी डिटेल में बोर्ड की पावर्स के बारे में बताता है, हमने कैफ लेवल में पढ़ा था, आगे भी वहां पे भी पढ़ेंगे हम, इस क्लास में भी उसको हम कवर करेंगे। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो कहता है कि बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर अडॉप्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस आपको बता रहे हैं, ये बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं, इनको अडॉप्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोर्ड की है। इनकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना है, एथिकल स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतरना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए एथिकल भी इन्होंने रहना है। इन तमाम चीजों का ख्याल बोर्ड ने खुद करना है। अब आगे आगे आपकी जेनेरिक बातें शुरू हो गई हैं जिनको आपने एक दफा पढ़ना है, इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता रहा है, वो कहता है कि बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है जी गवर्नेंस ऑफ रिस्क के लिए, और इन्होंने साथ ही डिटर्मिन करना है कि कंपनी का लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का जो रिस्क है वो है क्या, और फिर उसके बाद उस रिस्क का लेवल हम डिफाइन करते हैं कि उस रिस्क को टॉलरेट करने का कंपनी का लेवल कितना हो सकता है। अब ये रिस्क होते क्या है, हम चूंकि अकाउंटेंट हैं हमें इन चीजों का ज्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि कंपनी को किस किस्म के रिस्क हो सकते हैं। वो फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकते हैं, वो ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकते हैं, वो आपके जो आउटसाइड द एंटिटी जो रिस्क होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। मैं मतलब इस पे एक एग्जांपल देता होता हूँ कि लेट्स अज्यूम अगर कोई कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, आईटी की कंपनी है, तो उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है। सबसे बड़ा रिस्क आजकल आईटी के दौर में ये है कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, और अगर आप फर्दर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, रिसर्च पे काम नहीं करेंगे, तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा रिस्क है, और कंपनी की सब तक इस रिस्क को कवर कर रही है, इस रिस्क को कवर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो ले रही है। बिल्कुल दलील आपने ठीक कहा कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप देखें इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने है। नोकिया के मोबाइल होते थे, कभी मार्केट लीडर होता था नोकिया मोबाइल्स में। जब ये आपके मोबाइल आए थे थोड़े से स्मार्ट होना शुरू हुए थे, टच मोबाइल आया जी, नोकिया की कोई मॉडल मुझे अभी तक याद है, अगर आप में से कोई इतना पुराना है तो उनको पता होगा कि नोकिया के मोबाइल होते थे। आप अर्ली 20s के अंदर चले जाएं तो नोकिया मार्केट लीडर था। जब स्मार्टफोन आए तो नोकिया ने उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं की, वो पीछे रह गए। हालांकि वो मार्केट लीडर थे, अगर वो इस तरह की प्रोडक्ट लेके आते सबसे पहले उनका नाम बनना था। अब आप देखिए आपको मार्केट में नोकिया नहीं नजर आता, उसके बाद वाले इतने प्लेयर्स आ गए। तो सैमसंग ने और आईफोन ने, एप्पल ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। नोकिया को जब तक होश आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो अपने इस रिस्क को उन्होंने ना आइडेंटिफाई किया, ना उसको कवर करने के लिए कोई इनोवेशन की, ना रिसर्च पे काम किया, और नतीजा क्या निकला, नोकिया मार्केट से आउट हो गया। अभी है, मौजूद होगा कहीं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी मार्केट वो नहीं है। जितने मर्जी वो स्मार्टफोन ले आए, उसमें नई चीजें दे दें, लोग उनकी तरफ उस हिसाब से अट्रैक्ट होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देर हो चुकी है। तो इस तरह की चीजें हैं, ये वो रिस्क है, ये जेनेरिक रिस्क है। एक और रिस्क की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर कोई कंपनी है जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है लोन के ऊपर, उसने लोन बहुत ज्यादा लिए हुए हैं बैंक से, तो बीइंग एन अकाउंटेंट जरा मुझे बताएं उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा कंपनी के लिए, क्या ख्याल है। इकोनॉमी पाकिस्तान की आपके सामने है, उसको सामने रखते हुए जरा बताएं कि अगर कंपनी ने लोन बहुत ज्यादा लिए हुए हैं और डिपेंडेंट ही लोन के ऊपर है, तो उसके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है। हाँ जी, क्या ख्याल है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा रिस्क होता है हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, जैसे आजकल है 16-17% पे आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो मार्केट में लोन आप ले रहे हैं। तो जिन कंपनीज ने 3 साल पहले लोन लिए होंगे 6% पे, 7% पे, जब आपका कोरोना आया था तब भी नीचे गया था काइबोर, अब इतना ऊपर जा चुका है, देखिए वो कैसे करेंगे। अगर उनका मार्जिन ही 4-5-6% का था, नेट मार्जिन, उसी पे वो खेल रहे थे और लोन ले लिए, अब आपका वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 17 पे चला गया, उनका तो मार्जिन खत्म हो गया, वो तो 0 पे चले गए होंगे। तो इस तरह के जो रिस्क होते हैं इसको आपने एड्रेस करना होता है। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई करना है और उस रिस्क को कैसे कंपनी ने मिटिगेट करना है, ये बोर्ड ने देखना होता है। साथ वो कहते हैं जनाब इंटरनल कंट्रोल्स कुछ ऐसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी, जो रिसोर्सेज हैं, कंपनी की रेपुटेशन है, जो इंटरेस्ट है कंपनी का और उसके शेयर होल्डर्स का, उसका ख्याल करना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड के ऊपर आती है, बोर्ड के कंधों के ऊपर कंपनी खड़ी होती है। अब उन्होंने इंश्योर क्या करना है, वो कहते हैं हमने जेनेरिक बात तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बता दी है, लेकिन चंद स्पेसिफिक बातें भी आपको बता दें, ये चीजें जो इंश्योर करनी है।
कंपनी का विजन, मिशन स्टेटमेंट क्या है, जिसमें आपकी गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस की इफेक्टिवनेस आपने देखते हुए चलना है। फिर फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए एथिकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बोर्ड की अपनी परफॉर्मेंस क्या है उसको भी देखना है कि पूरे साल में बोर्ड ने खुद क्या किया है। फिर आपने जनाब वो कहते हैं कुछ इस तरह के सिस्टम और कंट्रोल्स आपके होने चाहिए जो आइडेंटिफाई करें और अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको डिस्करेज करें। अगर इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करना है। आप देखिए अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कोई एक बैच बनाया मेडिसिन का, उनकी इन्वेंट्री में पड़ा रहा, अब 6 महीने बाद पता चला कि वो तो नियर टू एक्सपायरी है और उसकी एक्सपायरी आ रही है जी 3 मार्च, सॉरी 3 मार्च कह रहा हूँ, मार्च 23 में आ रही है। अब पता चला कि ये इन्वेंट्री अच्छी खासी पड़ी है, ये अगर जाया हो गई तो बड़ा बड़ा लॉस हो जाएगा, ये तो एक्सपायरी आ गई। अब साथ ही कोई बड़ा तेज किस्म का बंदा बैठा था जो एथिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, उसने क्या कहा, हमें क्या फर्क पड़ता है जी, आपका 323 लिखा हुआ है, उस 23 को 24 कर दें, आप उसके ऊपर प्रिंट दोबारा करवा के मार्केट में भेज दें, हमें नुकसान नहीं होगा। अब कंपनी को तो नुकसान नहीं हुआ, फायदा हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला, लेकिन ये एथिकल नहीं, एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये बात पूरा नहीं उतरती है। तो इस तरह की चीजों का भी आपने ख्याल करना होता है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पीछे सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं होनी चाहिए, आपने एथिकली भी देखना है कि जो आप प्रैक्टिसेस आपकी हैं क्या वो एथिकली अच्छी हैं या नहीं है। फिर इंटरनल कंट्रोल्स का जो सिस्टम है वो बड़ा साउंड होना चाहिए कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए और ओवरऑल कंपनी की जो कंट्रोल्स हैं कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कोई साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका होना चाहिए। फिर वो कहते हैं बोर्ड की अपनी परफॉर्मेंस के लिए कोई वैल्यूएशन होनी चाहिए कि बोर्ड क्या कर रहा है पूरे साल में, क्या इन्होंने कुछ किया भी है या सिर्फ मीटिंग मीटिंग ही खेला है। तो उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म, बड़ा इफेक्टिव किस्म का फॉर्मल मैकेनिज्म आपने बना के इंप्लीमेंट करना है। तो ये एक दफा पढ़ने वाले पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप एक दफा सिर्फ इसको बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे तो आपकी चीज क्लियर हो जाएगी कि अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है जी। नेक्स्ट एक लंबी चौड़ी लिस्टों में दे रहा है, वो कहता है कंप्लीट रिकॉर्ड होना चाहिए विद पर्टिकुलर्स ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसीज, हर चीज के ऊपर पॉलिसी बनानी है, उसको अप्रूव करना है विद डेट्स ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल आपकी पॉलिसी होनी चाहिए कंपनी के पास किस चीज के बारे में, वो कहता है सिग्निफिकेंट पॉलिसीज इन चीजों के बारे में हो सकती है। अब बड़ी लंबी लिस्ट आगे शुरू हो गई कि गवर्नेंस ऑफ रिस्क, इंटरनल कंट्रोल मेजर्स क्या है, एचआर मैनेजमेंट के बारे में जिसमें सक्सेशन प्लानिंग भी होगी कि आपका सीएफओ अगर छोड़ के कल को जा रहा है तो नीचे बंदा को रेडी भी है फौरी तौर पे उसको रिप्लेस करने के लिए। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई इंपॉर्टेंट बंदा छोड़ के चला जाए, पता चले कंपनी को पता ही कुछ नहीं है, अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे, काम नहीं चल रहा, सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को जो आपने फी देनी है, इनको मीटिंग अटेंड करने के कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, वो कितनी होगी उसकी पॉलिसी बोर्ड ने डिफाइन करनी है। प्रोक्योरमेंट के ऊपर कम्युनिकेशन पॉलिसी, मार्केटिंग आपकी, फिर जनाब क्रेडिट का डिस्काउंट देना है जो आपने कस्टमर्स को, अपना बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है, आपने लीज के आपने को एग्रीमेंट्स करने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, डेट कवरेज को देखना है, मतलब कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है, फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट करनी है, ट्रांजैक्शंस अपनी एसोसिएटेड कंपनीज के साथ करनी है, ये तमाम चीजों के ऊपर आपने पॉलिसीज बनानी है। और फिर एंड पे जाके बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इस ईएसडी जिसको आप कह रहे हैं, जिसको हम सीएसआर कहते होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो आपकी होती है, उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है, आप क्या काम कर रहे हैं, पूरे साल में आपने कुछ काम किया है, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज में भी आपने कोई अपने सर पर रिस्पांसिबिलिटी ली है, कोई काम किया है एनवायरमेंट के लिए। फिर विसल ब्लोइंग पॉलिसी की काम, अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो लोगों को ये पता हो कि हम किसको बताएं जाके कि ये फ्रॉड, ये गलती हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल भी रहे, उस बंदे को नुकसान भी ना हो, तो उसके बारे में आपने सारी कहानी जो पॉलिसी है वो अप्रूव करेगा बोर्ड। तो ये भी आपके जो 14-15 पॉइंट्स हैं, इसको आपने एक दफा सिर्फ रीड कर लेना है, कोई स्पेसिफिक बात इसके अंदर उसने नहीं बताई है। चेयरमैन के बारे में वो कहता है कि ये जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का बनेगा, चेयरमैन स्टार्ट में ही हर डायरेक्टर को उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देगा कि कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज है जिनको आपने देखना है। फिर वो कहता है जो डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी की जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स अटेंड करेंगे जब तक इनको रोक ना दिया जाए किसी रीजनेबल कॉज की बेस पे, अदरवाइज इन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी है। एजेंडा जो मीटिंग का होगा, बीओडी की मीटिंग की बात हो रही है, उसका एजेंडा वो कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग का वो चेयरमैन की तरफ से सेट किया जाएगा और रीजनेबल टाइम भी होना चाहिए कि मीटिंग में ये एजेंडा हमने डिस्कस करना है। तमाम जो नोटिस हैं, अब एक स्पेसिफिक बात आई, जिस तरह आप कंपनी की मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले भेजते होते हैं, इसी तरह बीओडी की मीटिंग का भी आपने जो एजेंडा जो है वो सर्कुलेट करना होता है एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द मीटिंग। मीटिंग से कम 7 दिन पहले तमाम डायरेक्टर्स को भेज देना होता है। अगर इमरजेंसी में कोई अप्रूवल लेना है तो उस केस में 7 दिन की ऑब्वियसली जो टाइम है, इसको फॉलो नहीं करना आपने कि 7 दिन अब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं तमाम डायरेक्टर्स। अगर अर्जेंसी है तो फौरी तौर पे भी आप मीटिंग बुला सकते हैं, अदरवाइज 7 दिन पहले आपने नोटिस भेजना है, एजेंडा भेजना है। अब मीटिंग से पहले एजेंडे की बात कर दी, फिर मीटिंग जब हो गई तो अब उसने मिनट्स की बात कर दी कि मीटिंग की जो मिनट्स हैं ये चेयरमैन साहब इंश्योर करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 178 एंड 179 ऑफ द एक्ट आपने ये मिनट्स बनाने हैं और इनको रिकॉर्ड में रखना है कंपनी के। कंपनी सेक्रेटरी साहब जो हैं ये बोर्ड के भी सेक्रेटरी होंगे, जो कंपनी सेक्रेटरी है जो एजीएम के मिनट्स भी बना रहा होता है यही बोर्ड का सेक्रेटरी होगा और बीओडी की मीटिंग के मिनट्स भी यही बंदा प्रिपेयर कर रहा होगा। अब एक पैराग्राफ ही आया है जो कि पढ़ने में हमें सिंपल सा लगता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक बात उसने की है जिसको वो टेस्ट भी कर चुका है। वो कहता है डायरेक्टर जब मिनट्स बनते होते हैं ना तो उन मिनट्स में यही चीज लिखी जाती है कि मीटिंग इस एजेंडा पे मीटिंग हुई, उसमें तमाम डायरेक्टर्स ने यही डिस्कशन की, किसने उसके हक में बात की, किसने उसके अगेंस्ट की, किसका वोट इस रेजोल्यूशन के हक में था, किसका अगेंस्ट था। अब जब मिनट्स बन गए और अगर किसी एक डायरेक्टर को लगता है कि उसने डिसेंटिंग नोट दिया था, इख्तलाफी नोट जिसको हम कहते होते हैं, वो कहता है अगर उसको लगता है कि उसका डिसेंटिंग नोट जो है वो मिनट्स में उस हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था, वो कंपनी सेक्रेटरी से राब्ता करेगा और उसको कहेगा कि ये जो मिनट्स आपने बनाए हैं इसमें ये गलती है, मैंने इस चीज के ऊपर ये नोट दिया था, मैंने अपोज किया था, वो बात आपने यहाँ पे नहीं लिखी है, वो लिखें। कंपनी सेक्रेटरी साहब अगर इसकी बात मान जाते हैं, लिख देते हैं तो ठीक है, और अगर डायरेक्टर साहब की बात नहीं मानी जाती तो यहाँ पे वो देखें उन्होंने इस हद तक कहा है कि आप कमीशन के पास भी जा सकते हैं।
डायरेक्टर फिर कमीशन के पास जा सकता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स, कि जब मिनट्स सेक्रेटरी साहब की तरफ से कंफर्म होकर आए थे उसके बाद इसने चेंज का उसको बताया होगा, नहीं चेंज कर रहा, और जब मिनट्स कंफर्म हो गए इसकी इस चेंज के बगैर, तो उसके बाद 30 दिन का टाइम है, सेक्रेटरी बात नहीं मान रहा, कमीशन के पास चला जाएगा। घर की बात है, लेकिन अब कमीशन आएगा, वो कहेगा, दोनों का मौका सुन के फिर अगर चेंज करवाना चाहेगा तो कमीशन चेंज करवाएगा। अब इसके ऊपर आई के अपने सवाल पूछा हुआ है, और बड़ा इनडायरेक्ट पूछा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा था, सिनेरियो के अंदर शामिल कर दिया था कि फलां डायरेक्टर है, उसने इसके ऊपर अपोज किया था, डिसेंटिंग नोट है उसका। आपको उस चीज को वहां से अज्यूम करके बताना था कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर फलां जगह पे लिखा है कि अगर उसका वो डिसेंटिंग नोट शामिल नहीं कर रहा तो उसके पास क्या क्या रास्ता है। तो ये आपने बात याद रखनी है 30 days वाली। जहां पे स्पेसिफिक बात कोई भी आएगी वहां पे आपकी टेस्टिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपको वो चीजें याद रखनी पड़ती हैं। जहां पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज आपको बड़े स्पेसिफिक आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक आती जाएगी, जगह जगह पे परसेंटेजेस बड़ी स्पेसिफिक आएंगी लॉ में, तो उनको कोशिश करके हमने याद रखना है जी। मीटिंग के बारे में आखिरी बात तो बता रहा है, मीटिंग में अटेंडेंस की जो बात है, वो कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कंपनी सेक्रेटरी साहब हैं, ये खुद या इनकी गैर मौजूदगी में इनका कोई नॉमिनी, ये अटेंड करेंगे तमाम मीटिंग्स बोर्ड की। ये बोर्ड के मेंबर तो नहीं है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग इन्होंने अटेंड करनी है। और वो कहता है जिस मीटिंग में इनकी अपनी परफॉर्मेंस या इनके अपने बेनिफिट्स के बारे में बात हो रही होगी, जो एजेंडा आइटम इनके बारे में डिस्कशन का होगा, उस मीटिंग में फिर ये शामिल नहीं होंगे। सीएफओ की परफॉर्मेंस एवेलुएट करने लगे हैं, सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस एवेलुएट करने लगे हैं, बोर्ड में डिस्कशन उस पर होनी है, तो सेक्रेटरी साहब उस मीटिंग में या सीएफओ साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं होंगे, बाकी तमाम मीटिंग में ये मौजूद होंगे और मीटिंग का पार्ट होंगे। सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी ये दोनों बोर्ड की मीटिंग में बैठते हैं। तो आप में से जो लोग कल को माशाल्लाह सीएफओ बनना चाहते हैं कंपनीज के, आपके लिए आपको पता हो कि बोर्ड में अगर तो आप मेंबर हैं डायरेक्टर के तौर पे, सीएफओ भी हैं डायरेक्टर भी हैं, तो आपने बैठना ही बैठना है। अदरवाइज सिर्फ सीएफओ के तौर पे भी अगर आप लगे हुए हैं वहां पे, तो आपने बोर्ड की मीटिंग अटेंड करनी है जनाब। अच्छा जी, कुछ छोटा सा 5-7 मिनट का हम ब्रेक ले लें, दोबारा फिर शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है आप लोगों को नींद आ गई है। तो कोई 5-7 मिनट में हम इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करते हैं जी।
अच्छा जी, सॉरी, मेरा ख्याल है कि कोई 2-4 मिनट ज्यादा हो गए। मौजूद है तमाम लोग? अच्छा, बोर्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे, अभी तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी है? जो प्योर लॉ वाली वर्डिंग होती है, कुछ लॉ आगे ऐसे आएंगे हमारे, कुछ बिल्कुल इस तरह की कुछ वर्डिंग होती है कि मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए उसको समझना और आपके लिए एक्सप्लेन करना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सादा अल्फाज के अंदर उसने बातें लिखी हैं जिनको आपने अपनी मेमोरी को यूज करते हुए जिनसे बेनिफिट लेना है। अच्छा जी, अब अगली बात वो कर रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आपने चीजें रखनी होती हैं डिस्कस करने के लिए, वो सिग्निफिकेंट इशूज की बात कर रहा है। अगेन ये दोबारा से वो चीज आई है जो एक दफा रीडिंग के लिए है, और हमें पता चल जाएगा ये पढ़ के कि बोर्ड के सामने किस तरह की चीजें जा रही हैं, बार बार उसी तरह की रिपीट कर रहा है चीजें। वो कहते हैं जनाब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो है ना, जो कंपनी के रोजमर्रा के मामलों को देख रहे होते हैं, ये उस टाइटैनिक जहाज के कैप्टन वाला रोल अदा कर रहे होते हैं कि इन्होंने देखना है कि कंपनी सारी ठीक चल रही है, कंपनी को कोई मसला तो नहीं आ रहा है, कोई हमारे सामने कोई आइसबर्ग तो नहीं आ रहा है जिसमें हम टकराने वाले हैं, कोई रिस्क इतना बड़ा जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, या जिसको हम जिस रिस्क के लिए हमने कोई काम नहीं किया था, इस तरह का कोई भी मामला हो। वो कहते हैं सिग्निफिकेंट इशूज रखने हैं उसने बोर्ड की इन्फॉर्मेशन और डिसीजन के लिए, उन सिग्निफिकेंट इशूज को वो कहता है ये लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, और देखें कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपके सामने वो रख रहा है। और उसको भी आप देखते हैं तो वो वही बात जो मैंने अभी टाइटैनिक वाली की है कि जैसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लगे कि कोई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आ रहा है, हम अपने लोन पे करने के काबिल नहीं रहेंगे, हमें कैश फ्लो क्रंच आने वाला है हमारे ऊपर, वो फौरी तौर पे बोर्ड को बताएगा और बोर्ड ने इसके ऊपर डिसीजन लेना कि अब क्या किया जाए। एनुअल बिजनेस प्लान, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस आपकी, जो आपके कैपिटल बजट्स हैं, मैन पावर ओवरहेड्स के बजट्स हैं। फिर जनाब ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी ये क्या है ये भी हम देखेंगे। ऑडिट कमेटी आगे जाके भी इसी कोड के अंदर वो बताता है। ऑडिट कमेटी की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई हैं, क्वार्टरली जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं कंपनी के, इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर की तरफ से एक मैनेजमेंट लेटर इशू किया जाता है। आप तमाम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुके होंगे। मैनेजमेंट लेटर जिसको एमएल कहते होते हैं, जिसमें आप अपने सारे पॉइंट्स शामिल कर रहे होते हैं, जो जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए होते हैं क्लाइंट पे, ये भी काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, वो कहते होते हैं एमएल में डाल, एमएल में शामिल करिए। तो जो एमएल इशू किया जाएगा ऑडिटर्स की तरफ से वो भी डिस्कस होगा। ज्वाइंट वेंचर्स को कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं, किसी लॉ में कोई ऐसी अमेंडमेंट आई है जो आपको बड़ा हैवी इंपैक्ट जिसका आने वाला है, वो भी आप डायरेक्टर्स के सामने रखेंगे। कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी आपकी तरफ से या आपके अगेंस्ट, उसकी डिटेल डिस्कस की जाएगी। फिर कोई मटेरियल अमाउंट है, कोई लोन या एडवांसेस की या डिपॉजिट्स की जो कंपनी ने की है, अगर वो रिकवर नहीं हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई नुकसान हो गया है आपकी जहां पे प्लांट चल रहा है, उसकी डिटेल्स आपने बतानी है। कोई प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स आपके पास आए हैं, जो कंटिजेंसीज आपकी थी, वो आप डिस्कस करेंगे। गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लेबर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई जनाब इन्फॉर्मेशन को विसल ब्लोइंग पॉलिसी के तहत आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर इन्वायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस के ऊपर जो प्लान है, जो भी हम बात करके आए हैं ऊपर भी, ये भी बोर्ड के सामने होगा। कोई गुडविल या ब्रांड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कोई पेमेंट आप कर रहे हैं, कोई एसेट सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। फिर जनाब फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर आपका कितना है, उसकी क्वार्टरली डिटेल्स बताएं। आजकल के हालात में तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस तरह डॉलर हमारा डेली बेसिस पे ऊपर जा रहा है। तो जो क्वार्टरली डिटेल्स है फॉरेन एक्सचेंज की आप बताएंगे, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कितना कंपनी को, उसको रिस्क है, कंपनी उसको कैसे मिटिगेट कर रही है, कौन से एग्रीमेंट्स हैं, फ्यूचर्स आप कर रहे हैं, फ्यूचर एग्रीमेंट्स आप कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप उसको सेफगार्ड कर रहे हैं अपने इस रिस्क को, आप डिटेल सामने रखेंगे। एक दफा पढ़ना है इसको, उससे ज्यादा आपको इसको टाइम देने की इस पूरी लिस्ट को जरूरत नहीं है। अब आते हैं रेगुलेशन 15 पे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में इसके अलावा हमने 3 जगह पे और चीजें पढ़नी है। तो जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक अलग से टॉपिक है हमारा, एक पूरा लेक्चर हमारा उसके ऊपर होगा। जिस दिन हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेंगे उस दिन भी दोबारा से आके हम इस रेगुलेशन को देखेंगे। फिर कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है वो भी हम देखेंगे, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अलग से रेगुलेशन है वो भी हम देखेंगे, और फिर रूल बुक के अंदर भी उसने कुछ रिलेटेड पार्टीज के बारे में बातें बताई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे जब इकट्ठा करके पढ़ेंगे। तो अभी इसको फिलहाल के लिए आप देख लेंगे रिलेटेड पार्टीज के बारे में क्या बात कर रहा है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। वो कहता है जो डिटेल है तमाम रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन की, वो पीरियोडिकली ऑडिट कमेटी के सामने रखी जाएगी, और ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बोर्ड के सामने लाया जाएगा, बोर्ड के रिव्यू और अप्रूवल के लिए। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हुए, ये रिलेटेड पार्टी आपकी डायरेक्टर की वजह से बन रही है और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर इंटरेस्टेड हुए, तो ये ट्रांजैक्शन फिर बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा, फिर ये आप मेंबर्स के सामने लेके जाते होते हैं जनरल मीटिंग की अप्रूवल के लिए। क्लियर है जी? अब रेम्यूनरेशन की बात आई, वो कहते हैं जनाब डायरेक्टर्स की जो रेम्यूनरेशन है बोर्ड की तरफ से एक फॉर्मल पॉलिसी बनाई जाएगी, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा रेम्यूनरेशन पैकेज फिक्स करने के लिए। एक चीज याद रखनी है आपने, ये जो डायरेक्टर हजरात होते हैं ना, हमारे जेब में एक कंफ्यूजन होती है कि डायरेक्टर है कंपनी का तो पता नहीं कितने पैसे कमा रहा होगा। डायरेक्टर हजरात को डायरेक्टरशिप संभालने के कोई पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, इनको सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते होते हैं। जो मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं वो जो अपना टाइम देते हैं सिर्फ उसके पैसे मिलते हैं, डायरेक्टर होने के कोई पैसे नहीं होते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो काम वो इस डायरेक्टरशिप के अलावा कंपनी को सर्विसेज दे रहे होते हैं उसकी सैलरी, उसके रेम्यूनरेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। आप बोर्ड के अंदर इलेक्ट हो गए, डायरेक्टर बन गए, उसकी कोई सैलरी नहीं है, उसके कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के, जो बोर्ड की मीटिंग है या कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के, उसके पैसे आपको मिलेंगे। और ये उस रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है कि आपने जो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को देनी है फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड द कमेटीज, इसके लिए जो आपने देनी है उसकी एक फॉर्मल पॉलिसी बनाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, बोर्ड की तरफ से अप्रूव्ड हो। और ये रेम्यूनरेशन जब आपने डिटर्मिन करनी है, सबसे पहले वो कहता है कोई भी डायरेक्टर अपनी रेम्यूनरेशन खुद डिटर्मिन नहीं करेगा, और लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन जो है, जो आपने मीटिंग अटेंड करने के पैसे भी डायरेक्टर्स को देने हैं, ये उनकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज के साथ मैच भी करते हो।
ऐसा ना हो कोई बंदा को काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक आदमी मीटिंग अटेंड करता है, उसको भी उतने पैसे दे रहे हैं, और एक बंदा उस मीटिंग अटेंड करता है, फिर उसके ऊपर वर्क भी कर रहा है, टाइम ज्यादा दे रहा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो दोनों में फर्क होना चाहिए। उनके स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखते हुए उस बेस पे आपने ये एक स्केल डिफाइन करना है जिसपे आप इसको मीटिंग अटेंड करने के पैसे देंगे। क्लियर है जी? फिर वो कहते हैं जो रेम्यूनरेशन का, डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन का जो प्रोसेस है, ये कंपनी की जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके और कंपनीज एक्ट के मुताबिक उनके साथ मैच करना चाहिए। बड़ी जेनेरिक सी बात है, कोई स्पेसिफिक बात इसके अंदर आपको नहीं बता रहा। जी भाई साहब, कोई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से? अच्छा जी। एक नेक्स्ट इशू है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ट्रेनिंग होती है जो ये डायरेक्टर हजरात लेते हैं जाके। पाकिस्तान के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो एससीसीपी की तरफ से अप्रूव्ड है, वो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। या आप में से भी कोई बंदा अगर वो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है, कुछ फीस होती है, वो पे करके आप वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, अटेंड कर सकते हैं। आईकेपी उन इंस्टीट्यूट में से एक है जो डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। अब ये डायरेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग करना जरूरी क्यों है? वो जब हम ये कोड पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कोड ने कहा हुआ है कि डायरेक्टर्स जो आपके आउटडेट हो चुके हैं उनको अपडेट करने के लिए डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने करवाना है। वो कहते हैं तमाम जो कंपनीज है ना, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, ये इंश्योर करेंगी कि जो ओरिएंटेशन है उनके डायरेक्टर्स के लिए इन रेगुलेशन के साथ एप्लीकेबल लॉ या उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, कि उनको पता है उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके लिए एक ओरिएंटेशन होनी चाहिए। इस ओरिएंटेशन का नाम रखा उन्होंने डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। और यहाँ पे देखें दोबारा से कुछ डेट्स उसने बताई हैं जो कि अब आउटडेट हो चुकी हैं। वो कहता है इट इज इनकरेज कि 30 जून 2020 तक, क्योंकि ये 2019 में आया था, उसने कहा था 30 जून 2020 तक आधे डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लें। ये कुछ आवर्स इन्होंने पूरे करने होते हैं, जैसे आईकैप का है तो 24 या 25 आवर्स होते हैं जो आईकैप 3 दिन के अंदर इनको पूरे करवाता है, जिसमें मुख्तलिफ लोग आते हैं और ट्रेनिंग इनको करवाते हैं कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस के ऊपर, डिफरेंट लॉज के ऊपर। फिर वो कहता है 30 जून 21 तक 75% जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड के, वो ट्रेनिंग ये कंप्लीट कर लें, और 30 जून 22 तक तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए जरूरी है कि वो ये डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट जो है वो एक्वायर करें। किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लें, लोकल या फॉरेन, जिसको एससीसीपी की तरफ से अप्रूवल दिया गया है उससे आप कर सकते हैं। अब देखें 30 जून 22 भी गुजर गया, तो ये जो डेट्स उसने बताई थी ये हमारे लिए खत्म हो चुकी। अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि तमाम डायरेक्टर्स जो लिस्टेड कंपनी में मौजूद हैं वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके बैठे होंगे। और आगे वो कहता है अगर कोई नया डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं, उसके पास डायरेक्टर ट्रेनिंग नहीं है, तो ये जो डायरेक्टर ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेशन उसने लेनी है ना, वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर लेगा फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। अगर उसने पहले नहीं ली हुई तो 1 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर जरूरी है कि वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई अटेंड करेगा और उसकी सर्टिफिकेशन लेगा। अब आगे आके आता है जनाब एक जरदारी सब पे भारी। वो कहते हैं तमाम डायरेक्टर्स ने ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी के अंदर और उसके पास 14 ईयर्स की एजुकेशन है और 15 साल का एक्सपीरियंस है उसको बोर्ड में बैठने का, लिस्टेड कंपनी में 15 साल से डायरेक्टर के तौर पे बैठा है और कम से कम ग्रेजुएट है, 14 ईयर एजुकेशन उसके पास है, लोकल या फॉरेन एजुकेशन, या लोकल या फॉरेन कंपनी के ऊपर बैठा है, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग द डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसको एग्जम्पशन है, उसके लिए जरूरी नहीं है डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना, उसकी एजुकेशन भी काफी है, उसका एक्सपीरियंस ही इतना है कि वो मुसलसल इतनी कंपनीज में या एक या एक से ज्यादा कंपनीज में इतने साल डायरेक्टर रह चुका है, उसका एक्सपीरियंस इतना है कि उसको हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे उसने कहा कि कंपनीज हम इंकरेज करेंगे, बेहतर होगा कि हर साल एक फीमेल एग्जेक्टिव को आप डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करवाएं, जुलाई 20 से जो साल स्टार्ट हो रहा है, और हर साल एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी आप डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके जाएं ताकि रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज के बारे में उन्हें पता चले। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना जरूरी है। डेट्स चूंकि अब ये गुजर चुकी हैं तो डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे कोई चीज वो टेस्ट नहीं करेगा। और ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है कि कौन सा डायरेक्टर है जिसके लिए डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक्सेप्शन है, उसको डीटीपी नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। 3 डेजिग्नेशंस के बारे में उसने बात की है जी। हम आज कहाँ पे बात कर रहे हैं आप? ये यहाँ बात करें फीमेल एग्जेक्टिव, इसको उसने डिफाइन नहीं किया अपने फीमेल ऑफिसर्स में से। ऑब्वियसली मैनेजरियल लेवल पे जो आपकी मिडिल लेयर होती है मैनेजमेंट में, वहां से आपने ऑफिसर्स उठाने होते हैं जिनको आपने ट्रेनिंग्स करवानी है। पता चले कंपनी में कोई फीमेल इंप्लॉई नहीं है, आप किसको ट्रेनिंग करवाएंगे? इसलिए उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया इसको, और यहाँ पे जेनेरिक रखा है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि एग्जेक्टिव की डेफिनेशन में कौन आएगा। अच्छा जी, 3 डेजिग्नेशन उन्होंने लिस्टेड कंपनी के बताए हैं, और ये तीनों वो हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा बैठे हुए नजर आएंगे। और वो कौन कौन से हैं? वो कहता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ, दूसरे नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी, और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। इन 3 के बारे में वो डिस्कस करने लगा है इस पार्ट के अंदर, जो कोड का ये पार्ट। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि बोर्ड ने अपॉइंट करना है इन्हें, इनकी रेम्यूनरेशन डिटर्मिन करनी है, इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना है, और टर्म्स एंड कंडीशंस इनके एम्प्लॉयमेंट की क्या है ये बोर्ड डिफाइन करेगा। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट वो कहता है डेजिग्नेशन है। तो इन तीनों की अपॉइंटमेंट, इन तीनों की रेम्यूनरेशन, इन तीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स का जो रिन्यूअल है वो बोर्ड की तरफ से होगा। ये तो था इनकी अपॉइंटमेंट की अप्रूवल। अब इनको रिमूव अगर करना है तो ऑब्वियसली जिस बंदे को अपॉइंट बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है, इसको कल को रिमूव भी बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। वो कहते हैं कि रिमूवल जो सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का है, ये बोर्ड के अप्रूवल के साथ हो सकता है। कोई सीएफओ को, लिस्टेड कंपनी के सीएफओ को कोई उठ के ये नहीं कह सकता खड़े खड़े के निकल जाओ जी, कल से ना आना, ये गाड़ी की चाबी भी इधर रख जाए, सामान भी आपका आपको मिल जाएगा, कल से ना।
ऐसे नहीं होगा, बोर्ड से अप्रूव करवा के इसको आप रिमूव कर सकते हैं। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के लिए एक एडिशनल उसने रिक्वायरमेंट रखी है रिमूवल की। वो कहते हैं हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को रिमूव किया जाएगा अपॉन ओनली ओनली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का जिक्र एक से ज्यादा जगह पे अब तक आ चुका है, अभी हमने आगे जाके देखना है कि ये ऑडिट कमेटी क्या होती है। तो कहता है ये जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, अगर इसको रिमूव करना है तो ऑडिट कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन आएगी बोर्ड को, फिर बोर्ड इसको अप्रूव करके रिमूव करेगा। खड़े खड़े कोई बंदा इसको रिमूव नहीं कर सकता कि भाई साहब घर चले जाए। ये तो था इनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में। अब आती है बात क्वालिफिकेशन की, और जब क्वालिफिकेशन हम देखते हैं तो हमें फायदा नजर आता है कि हमारी डिग्री को कहीं ना कहीं पे इज्जत मिली हुई है। तो सबसे पहले उसने क्वालिफिकेशन बताई है जनाब सीएफओ की। वो कहते हैं लिस्टेड कंपनी में कोई भी बंदा मुंह उठा के सीएफओ नहीं बन सकता। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो कहते हैं नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ अ कंपनी जब तक उसके पास कम से कम 3 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस ना हो। कहाँ पे वो फील्ड उसने बता दी है, ऑडिट, अकाउंटिंग या मैनेजरियल फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी के फला फला फंक्शन के अंदर उसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और वो मेंबर हो आईकैप का या आईसीएमए का। मतलब आईकैप का मेंबर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ लिस्टेड कंपनी का सीएफओ बन सकता है। आईसीएमए का मेंबर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ लिस्टेड कंपनी का सीएफओ बन सकता है। अब देखिए जैसे जैसे क्वालिफिकेशन चेंज हो रही है, आगे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आईकैप के मेंबर के लिए 3 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट थी। आगे वो कहता है 5 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए आपको, अगर उसके पास कोई डिग्री है जिसकी जो क्वालिफिकेशन है ये किसी प्रोफेशनल बॉडी का वो मेंबर है और उसको रिकॉग्नाइज किया गया है इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके पास जो एचईसी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जनाब। कि अगर उसने मास्टर्स किया हुआ है और 5 साल का एक्सपीरियंस है फिर वो सीएफओ बन सकता है। लेकिन अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ लिस्टेड कंपनी का सीएफओ बन सकता है। और थर्ड वो कहता है 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर वो बंदा ग्रेजुएट है, उसके पास सूटेबल डिग्री है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, कि कोई ग्रेजुएट डिग्री है जी उसके पास जो रिकॉग्नाइज्ड है एचईसी की तरफ से, तो कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। आईकैप मेंबर 3 साल एक्सपीरियंस, अदर देन आईकैप मेंबर किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है वो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर ग्रेजुएशन उसने की है तो 7 साल का एक्सपीरियंस उसको चाहिए ग्रेजुएशन के साथ लिस्टेड कंपनी का सीएफओ बनने के लिए। क्लियर है जी? फिर यहाँ पे दोबारा से एक ऐसा बंदा, ऐसा जरदारी आता है जो सब पे भारी होता है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट खत्म कर देता है। वो कहता है एग्जिस्टिंग सीएफओ जो लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके पास कम से कम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी पोजीशन पे लिस्टेड कंपनी में, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, उनके ऊपर हम क्वालिफिकेशन की कोई शर्त आयद नहीं कर रहे। जो एग्जिस्टिंग सीएफओ है लिस्टेड कंपनी के और कम से कम 15 साल उनको हो गए हैं इसी सेम पोजीशन पे काम करते हुए, उनके लिए आईकैप का मेंबर होना, ग्रेजुएशन, मास्टर्स होना जरूरी नहीं है। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो लिस्टेड कंपनी के सीएफओ बन सकते हैं। जी क्लियर है जनाब? अच्छा जी, दूसरी बात उसने की है जनाब, नहीं नहीं अपना कोई भी लिस्टेड कंपनी, सेम पोजीशन की बात की है उसने। अगर पिछले साल का उसका सॉरी 15 साल का एक्सपीरियंस उसका है लिस्टेड कंपनी में ऑन द सेम पोजीशन इन अ लिस्टेड कंपनी, किसी और कंपनी में भी अगर हो रहा है लेकिन लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस होना जरूरी। अच्छा जी, अब आते हैं इंटरनल ऑडिटर, जो हमारा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की बात हम कर रहे थे, उसकी भी सेम इसी तरह की रिक्वायरमेंट उसने बताई है। वो कहता है जब आपने हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट लगाना है, पहला पैराग्राफ आपका सेम है। वो कहता है 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट, फाइनेंस या कंप्लायंस फंक्शन के अंदर, और वो आईकैप का या आईसीएमए का मेंबर हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या उसके साथ कुछ उसने और डिग्री लिंक कर दी है। सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर सीआईए जिसको हम कहते हैं, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर हो या सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर हो, ये डिग्रियां अगर उसके पास हैं या कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके पास यूनिवर्सिटी से ली हुई, तो उसके साथ उसको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट लगने के लिए। और फिर तीसरा पैराग्राफ सेम वही, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑडिट, काउंटिंग या मैनेजरियल फंक्शन, कॉर्पोरेट अफेयर्स में उसने काम किया हो। तो आगे उसने बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को डिफाइन कर दिया। बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स समझने के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने आईकैप है। आईकैप इज अ बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जिसका अपना एक क्राइटेरिया है मेंबरशिप देने का, अपना एक क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का, जो आप देते हैं तो पास होते हैं और पास करते हैं तो मेंबर बनते हैं। तो कहता है जिसको जो रिकॉग्नाइज्ड होगी किसी इंटरनेशनल, अगर लोकल है तो यहाँ की बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड हो, अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो, और उनका अपना एक क्राइटेरिया हो एग्जामिनेशन और मेंबरशिप का, उसको हम कहेंगे जी प्रोफेशनल बॉडी, बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। तो उसका अगर मेंबर है, आईकैप का मेंबर है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, उसके साथ उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपने रखना है। अगर इसमें आके वो चीज कोई पूछ भी लेता है आपसे, कोशिश तो करें आप एक दफा पढ़ेंगे, 2 दफा पढ़ेंगे, याद हो जाएगी। अगर नहीं याद होती कोई चीज इसमें से पूछ भी लेता है तो इस तरह की चीज में क्वेश्चन होता है कि जाके आप देख लें कि कोई ऐसी उसने कोई सिनेरियो बेस्ड कहानी आपसे ना पूछी हो जो आप भूल जाए और गलत जवाब दे दें। तो यहाँ पे आके आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं, किताब खोल के आपके पास होगी, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तीसरी बात आई, इसके बारे में वो यहाँ नहीं स्पेसिफाई कर रहा। अब देखिए लॉ वाले जो मसले हैं ना वो हमें नजर आना शुरू होंगे। वो कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज द कंपनी सेक्रेटरी अनलेस ही होल्ड्स अ क्वालिफिकेशन। कौन सी क्वालिफिकेशन? ऊपर तो बता दी आपने सीएफओ इंटरनल ऑडिटर, यहाँ भी बता देते, नहीं बताई। वो कहते हैं एज स्पेसिफाइड अंडर द रेलेवेंट रेगुलेशंस बाय द कमीशन। अब शरीफ आदमी, कोई सीधा साधा बंदा बैठा हो, उसको यही नहीं पता चलता कि यार ये कंपनी सेक्रेटरी की जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ पे बताई गई है। हम लॉ पढ़ रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा पता चल जाता है। इसके बारे में जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको कंपनीज जनरल फॉर्म्स जो रेगुलेशंस, प्रोविजंस एंड फॉर्म्स की रेगुलेशंस हैं,
वो 2020 की जो हमारे सिलेबस के अंदर उसने शामिल की हुई है उसके अंदर उसने बताया है, और ये रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसमें उसने बताया था रेगुलेशन 8 से रेगुलेशन 30 तक। वहां पे कंपनी सेक्रेटरी की उसने क्वालिफिकेशन बताई है, तो इंशाल्लाह जब हम टॉपिक पढ़ेंगे मैं वहां आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन की उसने शर्त रखी है, साथ अगर उसने लॉ में ग्रेजुएट है या आईकेएफ का मेंबर है तो बन सकता है। आज अगर मैं आपको जगह जगह पे 3 4 5 लॉ ओपन करके बताऊंगा ना, तो आज की क्लास के बाद आप कहेंगे ये हम फंस कहाँ पे गए। इसलिए अब हम यहाँ पे लिमिटेड रहते हैं कोड वाली बात तक ही। तो कंपनी सेक्रेटरी का वो कहता है क्वालिफिकेशन में आपको रेलेवेंट लॉ में बताऊंगा, और रेलेवेंट लॉ मैंने आपको बताया कि कंपनी जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स की रेगुलेशंस हैं, वहां पे हम इंशाल्लाह जाके देखेंगे। फिर वो कहता है कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी साहब जो है ना, ये सेम नहीं होने चाहिए। ये जब तक उसने बात नहीं लिखी थी ना, पाकिस्तान में 90% कंपनीज में सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी एक ही थे, सेम लोग पोजीशन संभाल के बैठे हुए थे। इसके बाद कुछ कंपनीज ने चेंज कर दिया, कुछ अभी भी एक्सप्लेन कर देती हैं, लेकिन सेम लोग हैं जो पोजीशन संभाल के बैठे हुए हैं। वो सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी साइमल्टेनियसली एट अ टाइम यही लोग हैं जो संभाल के बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंस की, उसमें दो चीजें वो आपको बता रहा है। और वो दो चीजें क्या है? वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं इसको इंडोर्स किया जाएगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से। एक तो कंपनीज एक्ट में भी उसने रिक्वायरमेंट हमें बताई है, अगर आपको कैफ लेवल पे जो चीजें आपने पढ़ी थी आपको याद हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बनते हैं उसको साइन किया जाता है दो लोगों की तरफ से, एक सीईओ होता है एक डायरेक्टर होता है, और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी दोनों के दरमियान में उन्होंने एक सीएफओ भी शामिल किया हुआ है। वो कहता है उस केस में 3 लोग साइन करते होते हैं, सीईओ, डायरेक्टर और सीएफओ। तो यहाँ पे वही बात वो कर रहा है। वो कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ये दोनों क्वार्टरली, हाफ ईयर और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडोर्स करेंगे, अपने साइन करेंगे उसके ऊपर, इसको बोर्ड के सामने लेके जाने से पहले। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, इनको इनकी तरफ से साइन किया जाएगा, उसके बाद बोर्ड के सामने रखा जाएगा, और बोर्ड के सामने रखने से पहले इन्होंने इस एनुअल इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनिशियल करवा लेने हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स की तरफ से। अगर आप में से लोग जो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर हैं और आपने ये प्रोसेस देखा हो ऑडिट वाला, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है और ऑडिटर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट बनाता होता है। ऑडिट रिपोर्ट पे ना हल्की सी एक इनिशियल कर देता होता है, पंजाबी में जिसको हम कहते होते हैं कुबी मार देना। ठीक है जी, हल्के से इनिशियल कर देता है। इनिशियल करके बोर्ड को, बीओडी को लेटर लिखता है और भेज देता है बोर्ड के पास। फिर उसके बाद आपका सीईओ साहब और सीएफओ साहब साइन करते हैं, साथ ऑडिटर के आपके इनिशियल रिपोर्ट होती है। ये सब कुछ ऑडिट कमेटी के थ्रू बीओडी के पास जाता है, बीओडी इन फाइनेंशियल को देखता है, बीओडी को जो लेटर लिखा होता है ऑडिटर ने उसको देखता है, अप्रूव करते हैं, और डायरेक्टर भी साइन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे। फिर ये फाइनेंशियल दोबारा से वापस ऑडिटर के पास जाते हैं, अब ऑडिटर इस ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लीट साइन करके भेजता होता है। इससे पहले ये सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट होती है, हल्के से इनिशियल उसने किए होते हैं। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब वो बार बार जिक्र कर रहा था ऑडिट कमेटी का, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो कमेटीज के बारे में है कि बोर्ड की कमेटीज कौन कौन सी होंगी। 4 किस्म की कमेटीज हैं, वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। ऑडिट कमेटी है, आपकी एचआर कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है और नॉमिनेशन कमेटी है। 4 कमेटीज हैं, चारों के बारे में वो डिस्कस करता है। जिस तरह उसने बोर्ड की कॉम्पोजिशन आपको बताई है ना, इसी तरह हर कमेटी की कॉम्पोजिशन बता रहा है। और कमेटी का मकसद क्या होता है? आपका बोर्ड ओवरऑल ऊपर बैठा है, इसी बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं 8 10 जितने भी नंबर हैं, इसी में से लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है और कमेटी बना दी जाती है, और हर कमेटी फिर अलग अलग मैटर को देख रही होती है। और अमूमन एक बंदा एक से ज्यादा कमेटीज का मेंबर होता है। लेकिन ये कमेटी ऐसे नहीं है कि चेयरमैन साहब अपनी मर्जी से कह रहे हैं आप फला कमेटी बन जाए, फला फला लोग मिलकर ये कमेटी बन जाए, फला फला लोग ये कमेटी बन जाए। ये लोग कमेटीज बनाते हुए इस कोड को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और ये देखें काफी देर बाद हमारे लिए कोई मैंडेटरी रेगुलेशन आई है। और क्या कह रहा है? वो कहता है इट इज मैंडेटरी कि ऑडिट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बोर्ड की तरफ से इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। क्या होगी? वो कहते हैं बोर्ड ने स्टैब्लिश करनी है ऑडिट कमेटी ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स। पहली रिक्वायरमेंट, कम से कम 3 लोग होंगे जिस कमेटी में, कंप्राइजिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और ये सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें होना जरूरी है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। तो ऑडिट कमेटी में कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका नहीं बैठ सकता, कम से कम 3 लोग होंगे, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, और इनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। फिर वो कहते हैं जो चेयरमैन इस कमेटी का होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। वो एक या एक से ज्यादा आपने इस कमेटी में शामिल किए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा जो चेयरमैन होगा, एंड ही शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। यानी कि चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ये दोनों सेम नहीं हो सकते, ये अलग अलग 2 लोग होंगे। फिर वो कहते हैं बोर्ड ने ये इंश्योर करना है कि कम से कम एक मेंबर जो ऑडिट कमेटी का है वो फाइनेंशियली लिटरेट हो। कि ऑडिट कमेटी, बोर्ड में जो सबसे टेक्निकल कमेटी होती है वो ऑडिट कमेटी होती है। इसने कंपनी के तमाम जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो ऑडिट कमेटी ने देखने होते हैं। जितनी भी फाइनेंशियल पावर्स हैं, ऑडिट से रेलेवेंट मामला हैं, सब कुछ इनके पास आता है। तो इसलिए वो कहते हैं फाइनेंशियली लिटरेट एक बंदा इंश्योर करना है कि इन इस डायरेक्टर्स में से एक आधा बंदा ऐसा हो जो फाइनेंशियल नॉलेज भी रखता हो। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको समझा जाता है कि ये फाइनेंशियली लिटरेट है। इसको उसने एक्सप्लेन कर दिया कि फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब क्या है। वो कहता है कोई भी बंदा जो मेंबर है किसी रिकग्नाइज बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का, जैसे कि आईकैप है, या उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है किसी यूनिवर्सिटी से जिसको एचईसी की तरफ से रिकग्नाइज किया गया है, या उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑडिट कमेटी मेंबर होने का, इससे पहले मुख्तलिफ कंपनीज में वो 10 साल तक ऑडिट कमेटी का मेंबर रह चुका है, या वो कहते हैं कम से कम 20 साल का सीनियर मैनेजमेंट का, 20 ईयर्स का, 20 साल का सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल और ऑडिट रिलेटेड मामला को देखने का, तो उस केस में उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये फाइनेंशियली लिटरेट बंदा एक उनमें मौजूद होना चाहिए। और ये ऑडिट कमेटी जो है ये एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी, जो कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, जिसको ये अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेंगे।
तो अब एक बोर्ड था, उसकी कॉम्पोजिशन उसने अलग आपको ऊपर से बताई थी। अब उस बोर्ड के नीचे एक कमेटी बनी, उस कमेटी की कॉम्पोजिशन अलग बता रहे हैं कि इसमें 3 लोग होंगे, वो तीनों नॉन एग्जेक्टिव होंगे, उनमें से एक इंडिपेंडेंट होगा जो कि इसका चेयरमैन होगा, एक फाइनेंशियली लिटरेट होगा, और फाइनेंशियली लिटरेट कौन हो सकता है उसने आपको बता दिया। अब अगली मैंडेटरी प्रोविजन क्या बता रहा है, वो कहता है कि अगली बात भी मैंडेटरी है कि जो मीटिंग्स है ऑडिट कमेटी की वो इन रिक्वायरमेंट्स के तहत रखी जाएंगी, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होंगी ऑडिट कमेटी की। और वो क्या, वो कहते हैं कम से कम हर क्वार्टर में तो उन्होंने मीटिंग करनी। और ये जो क्वार्टरली मीटिंग है, ये जो इंटरनल रिजल्ट्स हैं, आपकी जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके क्वार्टरली अकाउंट्स बन रहे होते हैं, ये क्वार्टरली अकाउंट्स बोर्ड अप्रूव करता होता है। वो कहता है ये जो क्वार्टरली मीटिंग आपकी होनी है ना, बोर्ड के अप्रूवल से पहले, इन अकाउंट्स पे जो बोर्ड ने अपना अप्रूवल देना है उससे पहले ये अकाउंट्स ऑडिट कमेटी में रखे जाते हैं। तो अब जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, बोर्ड के पास जाने से पहले ऑडिट कमेटी के पास आएंगे, और ऑडिट कमेटी से फिल्टर होने के बाद बोर्ड के पास जा रहे होते हैं। ऑडिट कमेटी में भी ऑब्वियसली इसी बोर्ड में से मेंबर बैठे हैं, लेकिन सारे नहीं बैठे होते। तो ये ऑडिट कमेटी कम से कम क्वार्टरली एक दफा लाजमी मिलेगी, और ये मैंडेटरी है। फिर वो कहते हैं ये जो मीटिंग है ऑडिट कमेटी की, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर्स की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है तो भी ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है तो भी होगी, और चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी खुद भी मीटिंग जब उसका दिल करे को मामला डिस्कस करने के लिए ऑडिट कमेटी की मीटिंग कॉल कर सकता है। फिर वो कहते हैं जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं जिसको एंगेजमेंट पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या उनकी गैर मौजूदगी में कोई और बंदा आ जाए, ये अटेंड करेंगे ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स जिसमें अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में मामला डिस्कस हो रहे होंगे। उसमें एक्सटर्नल ऑडिटर्स का भी एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है ऑडिट कमेटी की उस मीटिंग के अंदर। फिर वो कहते हैं जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर shall not be the members of audit committee, लेकिन वो अवेलेबल होने चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब आप मुझे बताएं दोबारा से, ये जो बात उसने चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वाली की है, क्या ये बात उसको करने की जरूरत थी? ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए जरा देखें और बताएं कि क्या ये बात करने की जरूरत थी? क्यों? क्योंकि आपका सीईओ तो वैसे ही, अगर आपका सीईओ कंपनी में है तो वो तो वैसे ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और सीएफओ साहब अगर डायरेक्टर हैं तो सीएफओ होने की वजह से वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव तो हो ही नहीं सकता। क्या ख्याल है? कभी हम कह सकते हैं कि सीएफओ बीओडी का भी मेंबर है और वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? वो तो सबसे ज्यादा बिजी पर्सन होता है कंपनी में और सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल मैटर्स में। तो सीएफओ तो होता ही एग्जीक्यूटिव है, और अगर वो डायरेक्टर होगा तो हमेशा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। तो ये बात ना भी वो करता तो हमें पता था कि ऑडिट कमेटी के अंदर होते ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव तो इसमें आ ही नहीं सकता। कहता है इन दोनों को मेंबर नहीं होंगे, लेकिन ये अवेलेबल होंगे मीटिंग में जब इनको चेयरमैन बुलाएगा ऑडिट कमेटी का कोई मामला इनसे डिस्कस करने के लिए। ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर्स देखने हैं तो सीईओ और सीएफओ जगह जगह पे उनको जरूरत होगी। फिर वो कहते हैं साल में एक दफा ऑडिट कमेटी एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ अकेले में भी मुलाकात करेगी। ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ मुलाकात होगी जिसमें सीएफओ और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट मौजूद नहीं होंगे। दूसरा वो कहते हैं जनाब आपकी जो ऑडिट कमेटी है ये साल में एक दफा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट से भी अकेले में मुलाकात करेगी, और उस मुलाकात में अपना सीएफओ और एक्सटर्नल ऑडिटर मौजूद नहीं होंगे। पूरे इंटरनल ऑडिट के साथ आप इन्होंने हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर बाकी जो मेंबर है उनके साथ एक मीटिंग करनी है। क्लियर है जी? फिर इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जब बात आ गई है ऑडिट कमेटी के, वो कहते हैं बोर्ड डिटरमिन करेगा, मैंडेटरी है बोर्ड के लिए कि ऑडिट कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया जाए। और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? अब देखें, जो चीज हम ऊपर पढ़ के आए थे बीओडी के सिग्निफिकेंट इश्यूज के अंदर, उसी में से चीजें तोड़ के वो ऑडिट कमेटी के सामने लाके रखा है कि ये चीजें पहले ऑडिट कमेटी के पास जाएंगी, उसके बाद बोर्ड के पास जाएंगी, और ये भी मैंडेटरी है। ये भी एक लिस्ट है जो आपने देखनी है और इसको पढ़ना है सिर्फ, इस लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। और इसमें देखिए वही सारी चीजें हैं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में, प्रोक्योरमेंट, सेल, परचेज, इस तरह की चीजों के बारे में सारी कहानी उसने ऑडिट कमेटी की पूरी लिखी है जी। क्लियर है जी? आखिरी बात वो कहता है कि मैंडेटरी है कि सेक्रेटरी जो ऑडिट कमेटी का है ये मिनट सर्कुलेट कर देगा ऑडिट कमेटी को, तमाम जो उसके मेंबर्स हैं और डायरेक्टर्स को और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को अगली मीटिंग होने से पहले पहले। जहाँ ये प्रैक्टिकेबल नहीं है तो जो चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी है वो इन मिनट्स की एक समरी बना के वो सर्कुलेट कर देगा, बोर्ड को दे देगा कि हमारी मीटिंग में ये चीजें डिस्कस हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन के लिए हमारा यहाँ तक काफी है। थोड़ा सा हमने ज्यादा कवर किया है ताकि पूरा हफ्ता है आपके पास आगे, इसको आपने रीड करना है और देखिए बड़ी चंद स्पेसिफिक चीजें इसके अंदर आई हैं जो आपके याद करने वाली हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड की कॉम्पोजिशन थी और एंड पे आके जो हमने ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन पढ़ी है, इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफा देख लेना है। आगे नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे को होगी उसमें हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह क्लोज करेंगे, और साथ इसके जो पब्लिक सेक्टर कंपनी वाला हमारे जो रूल हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल हो तो हम डिस्कस कर लें जी। एनीवन? जी मैं शेयर कर देता हूँ। अब हुआ ये है कि मुझे जो आज व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आए हैं जब बार बार, तो मेरा ख्याल है कि 3-4 ग्रुप इन्होंने बना दिए हैं। तो मुझे आप में से कोई ग्रुप में मैसेज कर दे जितने लोग क्लास में मौजूद हैं कि कौन सा हमारा ग्रुप है जिसमें लाइव क्लास लेने वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या इवन रिकॉर्डिंग वाले भी अगर बैठे हैं तो मुझे उसमें मैसेज कर दें ताकि मैं उस ग्रुप के अंदर फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। जी जैन, आपका नाम शामिल नहीं है ग्रुप में? मैं करवा देता हूँ। आपने एडमिन को कहा है, जो एडमिन है जो ऐड कर रहे हैं ग्रुप में? मैं उनसे पूछ लेता हूँ। इसके आपके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि ग्रुप में ऐड नहीं है वो। जी साथ मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा क्लास हम कोशिश करेंगे हमें जरूरत ना पड़े एक्स्ट्रा क्लास की, हम इसी में कवर कर लें। इन केस जरूरत पड़ती है, अगर कोई हमारी रेगुलर क्लास ऑफ होती है उस केस में जरूरत पड़ती होती है, तो वीकेंड पे फिर इसलिए नहीं रखा जाता कि पूरे हफ्ता कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रही होती हैं तो वो रिक्वेस्ट करते होते हैं कि सर वीकेंड पे ना रखें।
तो वो जरूरत पड़ेगी जब, तो हम ऑब्वियसली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही वो डेट फिक्स करेंगे कि किस डेट पे हम एक्स्ट्रा क्लास रखें। मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, तो आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो हम वही टाइम और वही डेट रखेंगे। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो किसी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है जी। और तो मैं, ये जो हमने कोड अभी स्टार्ट किया है, ये डॉक्यूमेंट भी और कंपनीज एक्ट भी आपके साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूं, ताकि जिन लोगों के पास किताब नहीं है वो इसको डाउनलोड करें और आप घर बैठ के इसको सॉफ्ट में यहाँ से पढ़ लें। तो नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है जी, इजाजत दें, इंशाल्लाह ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। जो सवाल हो पढ़ते हुए, कोई परेशानी हो, ग्रुप में पूछ लें या इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं। अगले हफ्ते की क्लास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप उससे पहले व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इजाजत दें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।